जी अस्सलाम वालेकुम। जी बताइएगा मुझे, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? जी सर, हो रही है। ओके, तो जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपके आ रहा होगा, कंपनी सेक्रेटरी एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस, तो ये हमारा जो एसएससीपी से रेलिवेंट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। आज हमारा सेशन, इस कोर्स की ओरिएंटेशन सेशन है। तो इसको इंशाल्लाह हम लीड करेंगे। मैं मैनेजमेंट के बिहाफ पे थोड़ा सा आपको इंस्टीट्यूट के हवाले से गाइड करूंगा, और जो आज हमारी मीटिंग का एजेंडा है उसको हम डिस्कस करेंगे। देन इंशाल्लाह इसमें आपको ट्रेनर के बारे में बताया जाएगा, और फिर आपके कोर्स को जो है वो कम्प्रिहेंसिवली जो कोर्स आउटलाइन है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, और उसके बाद आज के सेशन में सबसे एंड पे हमारा एक कम्प्रिहेंसिव जो है क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। सो मूविंग फॉरवर्ड, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से आगाज करते हैं। आवाज सबको मुझे बताइएगा, क्लियर है? जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक आयत करीमा नजर आ रही है, जिसका मफहूम है कि और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो हमारे बेसिकली हर कोर्स की जो पहली क्लास होती है हर बैच की, उसमें बिल्कुल हमारा इसी आयत करीमा से आगाज होता है। और इस आयत करीमा के मफहूम को समझने की ज़रूरत है। बेसिकली ये जो अल्लाह ताला ने हमें कोशिश की एक सलाहियत दी हुई है, तो अगर हम इसको राइट डायरेक्शन के अंदर लगाएं तो जो भी हमारे डिजायर्ड गोल्स हैं उनको हम अचीव कर सकते हैं। ये कोशिश आपकी किसी भी तरह के हवाले से हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप लोग अपने इनकम स्ट्रीम को बढ़ाना चाहते हैं, उस सिलसिले में अगर आप कोशिश करेंगे, अपनी एनर्जीज को यूटिलाइज करेंगे उसी डायरेक्शन के अंदर, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके रिस्क को भी कुशादा कर देगा। ये कोशिश आपकी जो है वो हसूल इल्म के लिए भी हो सकती है, और ये कोशिश आपकी जो है वो आपके जो ज़ाती मामलात हैं ज़िंदगी के, उनके अंदर भी आप सुधार पैदा करने के लिए कर सकते हैं। सो बिफोर दैट कि हम आगे प्रोसीड करें, हम अल्लाह ताला से एक दफ़ा फिर जो है वो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमाए। I formally welcome all of you to the Institute of Corporate and Taxation। Institute of Corporate and Taxation के हवाले से बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ यहाँ पे ऐसे भी हैं जो हमारे से ऑलरेडी डिफरेंट कोर्सेज कर चुके हैं, तो आईसीटी के हवाले से जानते होंगे कुछ लोग जिन्होंने इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर हमें ज्वाइन किया है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन जो है पाकिस्तान का लीडिंग इंस्टीट्यूट है। और ये हम महज एक दावा नहीं करते, इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जो हमारा डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इन टर्म्स ऑफ जो डिफरेंट हम प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस ऑफर कर रहे हैं, फिर उन सर्टिफिकेशन की डिमांड कितनी है मार्केट के अंदर, उस स्किल सेट की डिमांड कितनी है, ठीक है, फिर वो कोर्सेज आपको डिलीवर कितने कम्प्रीहेंसिवली किए जाते हैं, ठीक है। तो आईसीटी जो है वो अगर वर्चुअल क्लासेस के हवाले से भी बात की जाए तो हम कोई प्री रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं आप लोगों को प्रोवाइड करते। ये लाइव इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं जूम के थ्रू, और उसके बाद आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। आईसीटी की फिजिकल प्रेजेंस के हवाले से बात की जाए तो हमने अपने जर्नी का आगाज जो है वो इस्लामाबाद से किया था इन द मिड ऑफ 2021। और वहाँ से हमने ये सिलसिला शुरू किया। फिर इनिशियली जो है वो हम पाकिस्तान टैक्स के हवाले से जो है डिफरेंट कोर्सेज ऑफर कर रहे थे। और उसके बाद ये कि हमें ऑडियंस की बहुत ज़्यादा डिमांड आई फॉर फिजिकल प्रेजेंस, कि हमें फिजिकल क्लासेस चाहिए। इनिशियली हमने अपना जो कैंपस है वो स्टैब्लिश किया इस्लामाबाद के अंदर। फिर ज़ाहिर है लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे थे पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों से। फिर हमें डिमांड आने लग गई कराची, जो कि हमारा एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है और हमारी इकॉनमी की एक बैकबोन भी है, ठीक है। कराची से हमें बहुत ज़्यादा डिमांड आई, और वहाँ पे टैक्स और कॉर्पोरेट का जो प्रैक्टिस है उसकी अब बहुत ज़्यादा स्कोप है। फिर हमने कराची के अंदर एनी हाउस कैंपस एस्टेब्लिश किया। तो कराची में यहाँ पे तो जो आपको लोकेशन आ रही है, हम 2024 के एंड तक हम वहीं पे इसी लोकेशन के ऊपर मौजूद थे, लेकिन रिसेंटली हमने 4 महीने पहले अपना ऑफिस जो है वो रीलोकेट किया है शारा फैसल के ऊपर। आई बेग योर पार्डन, मैं उसका एड्रेस जो है वो अपडेट कर दूंगा। आयशा भवानी के सामने सीजर्स टावर के अंदर हम, वहाँ पे हमारा ऑफिस है और वहाँ पे फिजिकल क्लासेस होती हैं। देन हम लाहौर आए, क्योंकि लाहौर से भी बहुत ज़्यादा लोगों की हमें डिमांड आ रही थी। तो अभी आईसीटी की 3 जगह पे फिजिकल प्रेजेंस है।
हमने इस कैंपस अपना एस्टैब्लिश किया था पेशावर के अंदर भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ फैक्टर्स की वजह से हमें उसको फॉर द टाइम बीइंग जो है वो बंद करना पड़ा। अगर फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हवाले से बात की जाए तो हमारा प्लान है कि हम फैसलाबाद और इसके साथ साथ मुल्तान के अंदर और सियालकोट के अंदर जो है वो अपना कैंपस एस्टैब्लिश करेंगे इंशाल्लाह। बिफोर दैट हम आगे बढ़ें तो मैं थोड़ा सा आपको आईसीटी के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसके हवाले से बता दूं कि एजुकेशनल एक्सीलेंस हम जो है वो क्लेम करते हैं। एजुकेशनल एक्सीलेंस की अगर बात की जाए तो देखिए जितने भी हम टेलर मेड कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं ये सारे के सारे इंडस्ट्री रेलिवेंट कोर्सेज हैं। आज के भी अगर पर्टिकुलर कोर्स की बात की जाए तो वो हजरात जो कॉरपोरेट प्रैक्टिस के अंदर जो है वो जिनका इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अब जब आप देखेंगे कि इसकी आउटलाइन आपके साथ इंशाल्लाह आपके ट्रेनर एक्सप्लेन भी करेंगे, तो इसमें भी आपके सारे के सारे एस्पेक्ट जो है वो हमने आपको प्रैक्टिकली इंशाल्लाह करवाने हैं, ठीक है। आइदर इट इज फॉर्मेशन, आइदर इट इज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस जो होती हैं, ठीक है। और फिर इसमें डेफिनेटली आप लोगों के साथ आउटलाइन शेयर भी हुई होगी, स्पेशलाइज कंपनीज भी आ जाती हैं। तो जितने भी इसके अंदर कंटेंट हैं, जो लर्निंग आउटकम्स हैं, इसमें ज्यादातर प्रैक्टिकलिटी इन्वॉल्व है। हमारा कोई ट्रेडिशनल डिग्री प्रोग्राम्स की तरह कोई थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं है। और इंडस्ट्री रेलिवेंट कोर्सेज के एतबार से बात की जाए तो देखिए ये कोर्सेज जो आईसीटी ऑफर कर रहा है ये एज इट इज आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जैसे आप ये स्किल सेट सीखते जाते हैं आप उसको उसी तरह जो है वो इंडस्ट्री के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, दीज आर नॉट लाइक ट्रेडिशनल डिग्री प्रोग्राम नहीं है ये, और ये ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं जो प्रोफेशनल्स को उनके कैरियर में ग्रोथ देते हैं। और साथ में आपके पास मल्टीपल और भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं ग्रोथ के एतबार से। फाइनेंशियल लिटरेसी के अगर एतबार से बात की जाए तो बिल्कुल हम ये क्लेम करते हैं कि आपको ये सर्टिफिकेशन जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी इस टर्म में आ जाती है बेसिकली कि ये कोर्सेज आपके ट्रेडिशनल डिग्री प्रोग्राम की तरह नहीं है। कोई बच्चा अगर कोई स्टूडेंट, विद ड्यू रिस्पेक्ट हमारे लिए, आप सब भी स्टूडेंट ही हैं, यहाँ पे बहुत सारे सीनियर हजरात भी जुड़े होंगे, तो हमारे लिए बेसिकली आप लोग स्टूडेंट ही होते हैं। तो ऐसा नहीं होता हमारे पास कि बेसिकली कोई फ्रेश ग्रेजुएट जो है वो हमारे पास कोई कोर्स करने आता है अनलेस कि उसको किसी ने कैरियर के हवाले से गाइड किया गया हो। आपने फाइनेंस की डिग्री कर रखी है, आपने अकाउंटिंग की डिग्री कर रखी है, इवन लॉ लॉ ग्रेजुएट्स की भी अगर बात की जाए तो देखिए जो आपने अपने डिग्री प्रोग्राम के टाइम पीरियड में जो टाइम ड्यूरेशन में जो पढ़ा होता है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उसकी एप्लीकेबिलिटी कितनी है मार्केट के अंदर। आप उसको एज इट इज जाके अप्लाई नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। मार्केट में जिस चीज की डिमांड है वो आपका स्किल सेट है। तो मार्केट में अगर आपने compete करना है अपने आप को और ग्रोथ के एतबार से देखना है तो फिर आपके पास कुछ ऐसे स्किल सेट होने चाहिए जो कि आपको मार्केट के अंदर कंपटीशन में जो है वो आपको हेल्प कर सकें। तो हमारे ये कोर्सेज इस एतबार से हैं कि देखिए आप जब आपके पास ये स्किल सेट है आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और जॉब के एतबार से बात की जाए, वो टैक्स का कोर्स हो, वो कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस का कोर्स हो, तो इंडस्ट्रीज के अंदर भी आपको जो है वो कैरियर के हवाले से मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। आउटरीच एंड नेटवर्किंग के हवाले से अगर बात करूं तो देखिए जहां पे आपके साथ जो लोग जुड़े होंगे जब आपका ये कोर्स स्टार्ट होगा, बैच स्टार्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ लोग आएंगे। कुछ यहाँ पे वकला होंगे, कुछ ऑब्वियसली जो है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल होंगे। सॉरी भाई, आप प्लीज प्लीज आप अपना माइक बंद रखें। लेट मी कंप्लीट, इंशाल्लाह उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो जब आप डिफरेंट लोगों के साथ मिलकर ये क्लास ले रहे होंगे, इट्स अबाउट आप कह लें कि 2.5 और 3 मंथ्स का एक आपका टाइम पीरियड होगा। ब्रदर इमरान साहब आप अपना कैमरा बंद कर दें क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग बाद में प्रोवाइड करनी है। ओके, तो आपको यहाँ से इंशाल्लाह एक नेटवर्किंग का सिलसिला भी आपका जो है वो यहाँ से शुरू होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको आईसीटी के पोर्टफोलियो के हवाले से मैं आपको बताता चलूं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि जो बेसिकली आईसीटी कोर्सेज ऑफर कर रहा है, ठीक है, तो ये बड़े ही इम्पोर्टेंस के हामिल हैं। वो आपका हमारे कोर्सेज के अंदर इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात की जाए तो हम यूके टैक्सेशन, यूएसए टैक्सेशन, कैनेडियन टैक्सेशन और साथ साथ यूएई टैक्सेशन ऑफर कर रहे हैं।
और ये कोर्सेज बिल्कुल भी इस माइंडसेट के साथ फॉर एग्जांपल नहीं बनाए गए कि आप रिस्पेक्टिव कंट्री के अंदर मौजूद होंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। आप यहाँ पे बैठ के ही अगर आपके पास ये स्किल सेट है, मैं अगर फॉर एग्जांपल चारों में से कोई भी हम बात कर लेते हैं, वो यूके टैक्सेशन हो, यूएसए टैक्सेशन हो, तो आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, अपनी इनकम स्ट्रीम को जो है वो आप बढ़ा सकते हैं। यूएसए के लिए अगर बात की जाए तो आपको डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो आपको आउटसोर्सिंग के थ्रू काम मिल रहा होता है। आइदर इट इज आप लिंक्डइन की बात करें, फाइवर की बात करें, आप अपवर्क की बात करें, इंडीड का एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको यूएसए का काम मिल रहा होता है, वहां पे फ्रीलांसर्स ही जो है वो आउटसोर्स कर रहे होते हैं यूएसए टैक्सेशन का काम, ठीक है। इसके अलावा ये है कि उन रिस्पेक्टिव कंट्रीज के अंदर जो उनकी सीपीए फर्म्स हैं, ठीक है, उनको जब वो इन हाउस हायरिंग करते हैं तो वो उनको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती है, क्योंकि उन्होंने बाय द बुक चलना होता है और जो रिस्पेक्टिव कंट्री के जो लॉज हैं उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने रेमुनरेशन पे करना होता है रिसोर्सेज को, जबकि वो उनको वहां बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो अब कॉन्सेप्ट क्या आ चुका हुआ है, अब बीपीओ का कॉन्सेप्ट आ चुका हुआ है कि एक मेन फार्म जो यूएसए के अंदर रजिस्टर्ड है उसने अपना एक सब ऑफिस बनाया पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, जहाँ पे उनको चीप लेबर अवेलेबल है। और वहां पे उनको कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे, वो लोग जिनको प्रैक्टिकली यूएसए टैक्सेशन आता है, दे डोंट नीड कि उनको कोई इनरोल्ड एजेंट नहीं चाहिए, वहां पे उनको कोई सीपीए नहीं चाहिए, वो लोग जिनको प्रैक्टिकली ये काम आता है, ठीक है, और वो आपको मार्केट कंपेटिटिव बहुत अच्छा ऑफर करते हैं। अगर मैं यूएई के हवाले से थोड़ा आपको ब्रीफ करूं तो आपको पता है दुनिया भर से बिजनेसमैन उठा और उसने अपना यूएई के अंदर बिजनेस एस्टेब्लिश किया, ठीक है। रीजन क्या थी कि जो कुछ आपने कमाया स्टेट को आपने कुछ नहीं देना, वो आपके पॉकेट में है, क्योंकि टैक्स सिस्टम नहीं था यूएई के अंदर, यूएई वाज अ टैक्स फ्री, ठीक है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो यूएई के अंदर जो है वो प्रॉपर प्रॉपर जो है वो टैक्स इंप्लीमेंट हो चुका है। आइदर आप वैट की बात करें, आप कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें, आप एक्साइज की बात करें, बीइंग एन इंटरनेशनल पोर्ट। और ये जब टैक्स का सिस्टम वहां पे नाफज हो गया तो डेफिनेटली अब उनको ऐसे लोग चाहिए जिनको टैक्स के ऊपर कमांड हो, ग्रिप हो। तो वहां पे भी यही सेम सिनेरियो अप्लाई होता है कि आप यहाँ बैठ के इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, यूएई वाज, मुझे कभी कभी, हालांकि यहाँ पे रेलिवेंस नहीं बनती, लेकिन मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि यूएई के साथ जो थोड़ा सा हमारा चलता रहता है इन टर्म्स ऑफ, आप कह लें कि आजकल भी वीजे के ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आई हुई हैं, ठीक है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स उसमें, जो हमारी कम्युनिटी ऑलरेडी वहाँ पे रह रही है, वो हमारा मजदूर तबका हो या हमारे जो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा कुछ वहां पे मामला अच्छे नहीं रहे, जिसकी वजह से कुछ उन्होंने रिस्पेक्टिव सिटीज के ऊपर भी आपको पता है बैन किया गया। अदरवाइज यूएई वाज लाइक सेकंड होम। आपको ऐसा फील ही नहीं होता था कि आप किसी दूसरे मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं। 2 घंटे की फ्लाइट है, आप आराम से जाके जो है वो आप अपना काम कर सकते हैं। कभी भी आपको जरूरत पड़ती है आप फ्लाइट लें, आप वापस आ सकते हैं 2 घंटे में अपने मुल्क के अंदर। खैर, एनी हाउ दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, हम उसके ऊपर तो बात नहीं करेंगे। सेम गोस फॉर कैनेडियन टैक्सेशन, यूके टैक्सेशन, तो इनके भी हम टैक्स भी आपको प्रैक्टिकली सिखाते हैं। और इन यहाँ पे रिस्पेक्टिव कंट्रीज के अंदर आपने अपना बिजनेस कैसे स्टैब्लिश करना है, कंपनी फॉर्मेशन कैसे होती है, उसके भी तमाम पहलू हम उसके अंदर आपको सिखाते हैं। हमारा जो आगाज था वो डेफिनेटली हमारा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है आज भी, वो हमारा एफबीआर का प्रोग्राम है, सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर, जो कि एफबीआर की टैक्स कंप्लायंसेस को कंप्रीहेंसिवली कवर करता है। और इसमें आपका इनकम टैक्स भी कवर हो जाता है और आपका सेल टैक्स भी कवर होता है। और ये जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इसमें आपको जस्ट थ्योरी करवाई जाती है। वैसे तो देखा जाए टैक्स में से आप थ्योरी स्किप नहीं कर सकते, जब तक आपको रिस्पेक्टिव सेक्शंस का नहीं पता होगा, जब तक आपको कनेक्टिंग रूल्स का नहीं पता होगा, ठीक है। तो फिर यू कुड बी अ डाटा एंट्री ऑपरेटर, आप टैक्स एडवाइजर, टैक्स कंसल्टेंट आप अपने आप को नहीं कह सकते, जब तक आपको इन दोनों पर्टिकुलर एरियाज के बारे में जो है ना इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। एनी हाउ कंप्लायंसेस के बाद जो हमारा इसके अंदर इसका एडवांस वर्जन है, दैट इज एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन, ये आपको नीचे नजर आ रहा होगा, जो कि नोटिस को डील करता है, जो कि अपील्स को डील करता है। आप इनकम टैक्स, सेल टैक्स की बात करें, ठीक है, और जिसके अंदर हमारी कोशिश होती है कि हम उसमें आपको इनकम टैक्स और सेल टैक्स के जो रेफरेंसेस है, वो जो हाई कोर्ट में फाइल होते हैं, हम रेफरेंस तक जो है वो उसके अंदर आपको कवर करवा देते हैं। इसी तरह कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है, जिसके सिलसिले में आज मैं और आप इस टाइम कनेक्टेड हैं। और इसके अलावा जो है वो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी का कोर्स है, जो हम ऑफर करते हैं, वेरी कोर सब्जेक्ट, और इसके आपको बहुत कम स्पेशलिस्ट मिलेंगे मार्केट के अंदर। Then we also offer a comprehensive course about import export procedure and documentation,
जो कि आप कह लें कि 95% जो जर्नल सिनेरियोज होते हैं केस स्टडीज के थ्रू हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन के इसके अंदर कवर करवा देते हैं। बिजनेस के हवाले से बात की जाए तो हमारा सैप एस फॉर हाना का कोर्स हमने ऑफर किया, डाटा एनालिटिक्स का कोर्स हमने ऑफर किया। कुछ लोगों का जो है वो नुक्ता नज़र मतमा नज़र ये होता है कि जी हम बिजनेस पर्सन हैं स्पेशली, कि हमें सेल टैक्स के ऊपर ग्रेप करनी है, ठीक है। तो उसके अंदर हम जो है वो सेल टैक्स मास्टरी का भी एक हमारा कम्प्रिहेंसिव कोर्स है जो हमारे चल रहा है। ठीक है, तो अभी आप लोगों के सामने आपके ट्रेनर की प्रोफाइल आ रही होगी। कामरान साहब आपको अपना इंट्रोडक्शन खुद भी देंगे, आपको यहाँ पे भी उनका इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने कोशिश की है थोड़ा सा लिखने की, तो वो यहाँ पे मेंशन है। कामरान साहब जो है वो माशाल्लाह फाइनेंस प्रोफेशनल हैं, आईटीपी भी होल्ड करते हैं, इसके अलावा सर्टिफाइड एससीसीपी के डायरेक्टर हैं और रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी भी हैं। इसके अलावा मेंबरशिप की बात की जाए तो रितबा के भी मेंबर हैं, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी मेंबर हैं। तो इससे आगे जो है वो आपको कामरान साहब ही लीड करेंगे और कोर्स कंटेंट के हवाले से और सारी चीज़ों के हवाले से आपको आगाह करेंगे। देन इंशाल्लाह हम जो है वो कम्प्रीहेंसिवली आप लोगों के क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। बिफोर दैट के साथ स्टार्ट करें क्वेश्चन आंसर सेशन के हवाले से मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर दूं। मेरी एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि आपने जब क्वेश्चंस करने हैं तो आपके पास एक रिएक्शन का टैब आ रहा होता है जिसके अंदर हैंड रेज का ऑप्शन होता है। आपने हैंड रेज करना है, आपका नाम कॉल किया जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह हम आपका क्वेश्चन लेंगे। सर आपको आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है आवाज। ओके सर, सर ओके सर, मैं आपको राइट्स दे रहा हूँ और मैं स्क्रीन जो है वो बंद कर देता हूँ। होपफुली आपके पास स्लाइड्स तो होंगी सर ये वाली। आप इन्हीं स्लाइड्स को मूव कर लें। मैं ओके ठीक है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर। ये कोर्स का ओवरव्यू है बेसिकली, थोड़ा सा ये इसके हवाले से कोर्स का नाम भी आपके सामने आ रहा है। ड्यूरेशन की बात की जाए तो इट विल टेक अबाउट, आप कह लें कि 2.5 मंथ जो है वो आपके इसके अंदर लगेंगे। ट्वाइस अ वीक इसकी क्लासेस होंगी जो कि मंडे और ट्यूसडे को प्लान है। और टाइमिंग के हवाले से बात की जाए तो रात 9 बजे हमारी जो है वो क्लास हुआ करेगी। सो एम कोर्स के जो एम है वो इसको कामरान साहब जो है वो बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सर इट्स ओवर टू यू। थैंक यू। सो माय नेम इज कामरान अहमद एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए कॉर्पोरेट कंसल्टेंट फ्रॉम लास्ट 10 years। और मैं सर्टिफाइड डायरेक्टर भी हूँ, मैंने डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किया हुआ है। और आई एम आल्सो रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट फ्रॉम लास्ट 3 terms। मतलब जब इंटरमीडिएट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था उस वक्त से मैं रजिस्टर्ड हूँ एज ए इंटरमीडिएट। और इंशाल्लाह इस कोर्स के करने के बाद आप सब लोग जो लोग एज ए इंटरमीडिएट रजिस्टर्ड नहीं है एससीसीपी के साथ, वो भी इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकें। और मेरी रिकमेंडेशन भी होगी और सजेशन भी होगी कि आप अपने आप को एज ए रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट एससीसीपी में इनरोल करवाएं। सो ये जो कोर्स है इसमें हम जो टॉपिक्स को कवर करेंगे वो अभी हम डिटेल्स में इन स्लाइड्स में अ, देखेंगे भी कि कौन से टॉपिक्स हैं। और इस कोर्स करने के बाद आप एलिजिबल होंगे कि आप खुद से कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकें। उस खुद से आप उस कंपनीज की जो कंप्लाइंसेस हैं वो फुलफिल कर सकें। और कोई भी आपके पास जो कॉरपोरेट रिलेटेड इश्यूज आए तो वो आप उनको एड्रेस कर सकें। और जो एससीसीपी के ऑफिसर्स हैं उनसे आप इन ए प्रोफेशनल मैनर डील कर सकें विद द नॉलेज ऑफ द रेलेवेंट लॉज और विद द नॉलेज ऑफ द रेलेवेंट रेगुलेशंस। और आपकी नॉलेज अप टू डेट हो, आपको एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन हो कि कोई अगर इश्यू राइज होता है तो उसको हमने किस तरह हैंडल करना है, उसको किस तरह ट्रेस आउट करना है और किस तरह उसको एड्रेस करना है और किस तरह उसको कंक्लूड करना है। सो इस सारे कोर्स में हम कंपनीज एक्ट को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। जो कंपनीज एक्ट 2017 है, जो आज के जो करंट टाइम है उसमें एप्लीकेबल है। और कंपनीज रेगुलेशन 2024 को भी हम थॉरली स्टडी करेंगे कि कौन से फॉर्म्स किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं और कौन से प्रोसीजर, कौन सा प्रोसेस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। सो ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड्स कर दें।
ठीक है। सो आप में से कितने लोग हैं जो एडवोकेट्स हैं, और जो चार्टेड अकाउंटेंसी, जो प्रैक्टिस, कोई ऐसा बंदा है जो अभी प्रैक्टिस ना कर रहा हो, वो हैंड रेज कर सकता है? राइट, बढ़िया, यस, ठीक है, परफेक्ट। 3 रिप्लाई आ चुके हैं, 3 एडवोकेट्स हैं। सही। ऑलराइट, तो हमारे साथ एक सीए स्टूडेंट भी हैं। ओके, तो मोस्टली आप लोग लॉयर हैं, ऑलराइट। सो कोई हमारे पास आईटीपीस भी हैं? ओके, अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा आप। अच्छा, इस कोर्स को जो हम का जो मॉड्यूल है, इसमें जो मेजर चीज़ें हम कवर करेंगे, आप मोस्टली इसमें से चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे होंगे अब, लेकिन हम उसको प्रोफेशनल मैनर में, कि अगर कोई उसमें आपको इश्यूज आते हैं तो उसको आपने किस तरह हैंडल करना है, और उससे रेलेवेंट लॉज को किस तरह अंडरस्टैंड करना है। आज के दौर में आप काफ़ी चीज़ें खुद से फिगर आउट कर सकते हैं। एक्चुअली में हम जो चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो नॉलेज को हम सेल आउट कर रहे होते हैं, और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों को बता रहे होते हैं कि उस ये जो नॉलेज है हमारे पास, एक जो लॉज की इंफॉर्मेशन है, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किस तरह है। समटाइम्स आज जो चैट जीपीटी का दौर है, तो लोगों को अवेयरनेस तो हो जाती है, जो आपके पास कस्टमर्स आते हैं वो आजकल, समटाइम्स अगर हम एग्जांपल लें कंपनी इंकॉर्पोरेशन की, सो मोस्टली जो आपके पास क्लाइंट्स आ रहे होंगे, वो आजकल समहाउ सर्च करके आते हैं, इंफॉर्मेशन लेके आते हैं यूट्यूब से, या कहीं से इंटरनेट से इंफॉर्मेशन गैदर करके आते हैं, लेकिन उनको टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज का आइडिया नहीं होता कि ऑथराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल का क्या डिफरेंस है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या चीज़ होती है, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस की टर्मिनोलॉजी होगी, हमें कितना कैपिटल रखना चाहिए, हमें कितने डायरेक्टर्स रखने चाहिए, किसको सीईओ अपॉइंट करना चाहिए, सीईओ का मकसद क्या है। तो ये उनको फॉर्म का भी समहाउ उनको आइडिया होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म है, फॉर्म 1 कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए, कि हम फॉर्म 1 को फिल करें तो कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन उनको ये टर्मिनोलॉजीज का समहाउ आइडिया नहीं होता। और सम कुछ लोग क्या होते हैं, वो खुद से इस प्रोसेस को फिलअप भी कर लेते हैं, लेकिन वो कोई टेक्निकल मिस्टेक्स कर लेते हैं, दैट्स वाई दे नीड एन एक्सपर्ट। और वो एक्सपर्ट आप लोग हैं जो उनको आप गाइडेंस देंगे, और जो प्रॉपर आप गाइडेंस देंगे, सो उसी के आप सर्विस चार्जेस चार्ज करते हैं। सो अगर आपको प्रॉपर उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि इन चीज़ों का कंसेप्ट क्या है, कि किस सेक्टर की कंपनी के लिए हमें कितना कैपिटल रखना चाहिए, और कैपिटल की क्या रिक्वायरमेंट है, आप उनको बता सकते हैं कि जब भी आपके पास कोई कस्टमर आएगा कंपनी फॉर्मेशन के लिए, सो आप उससे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करें कि आपका पर्पस ऑफ बिजनेस क्या है, कि आप क्यों कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। आज के जो दौर है कि पर मंथ 3,000 कंपनीज रजिस्टर होती हैं। अ, किसी ने लिखा सर कोई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। जी, हम सारा कुछ प्रैक्टिकली करेंगे इंशाल्लाह। और अभी तो ये सर जस्ट ओरिएंटेशन है, इस कोर्स में क्या क्या करना है हम इसको कवर करें, और हम हर चीज़ को प्रैक्टिकली देखेंगे और उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को फिगर आउट करेंगे। सो आप अभी जस्ट हम एक थॉरली आपको मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ कि हम इस चीज़ में, इस कोर्स में क्या क्या चीज़ों को कवर करेंगे। सो जब भी आपके पास कोई कस्टमर आएगा, क्लाइंट आएगा, तो आपने उनको गाइड करना है, उनसे सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करनी है कि उनका मकसद क्या है कंपनी बनाने का, और
मोस्टली जो लोग कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, मेजॉरिटी 50% वो होते हैं जिनको अनअवेयर होते हैं, उनके लिए कंपनी सूटेबल ही नहीं होती। दे दे वांट टू रजिस्टर सोल राइटर बिजनेस, और दे वांट टू रजिस्टर अ पार्टनरशिप। वो बाय मिस्टेक कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। सो आपने, जब भी आपका कोई क्लाइंट आए, तो आप उससे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करें। और आप इस चीज़ की भी पेड कंसल्टेंसी सेशन रख सकते हैं अपने कस्टमर के साथ। इसकी भी आप फीस चार्ज कर सकते हैं। जितने भी प्रोफेशनल लॉयर हैं वो इसी तरह करते हैं। और उनको फिर आप प्रॉपरली गाइड करेंगे कि इधर उनके लिए कंपनी रिक्वायर्ड भी है या नहीं। अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो उनके पास क्या पॉसिबल ऑप्शन है कि वो किस फॉर्म ऑफ बिजनेस में अपने आप को रजिस्टर करवाएं और अपने बिजनेस को लीगली रजिस्टर करवा सकते हैं। सो ये चीज़ भी आपने इनको अपने कस्टमर्स को बतानी है। उस चीज़ को हम डीपली डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप बिजनेस एडवाइजरी की सर्विसेज दे सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप बिजनेस एडवाइज़र बन सकते हैं कि किसी को भी आप गाइड कर सकते हैं कि उसने के लिए कौन सा सूटेबल बिजनेस फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें उसको अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना है। सेकेंडली, जब एक बंदे ने कंपनी इनकॉर्पोरेट करा ली, तो उसके बाद क्या पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस हैं। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपने कंपनी किस सेक्टर के लिए रजिस्टर करवा रहे हैं और उसको कितना पेड अप कैपिटल रख रहे हैं। अब जो बंदा है जिसको कोई आइडिया नहीं है कंपनी का और फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल करता है और पेड अप कैपिटल देखता है कि 5 मिलियन रख लेता है, तो बाद में इसको पता चलता है इसके लिए ऑडिट की भी रिक्वायरमेंट है। अब वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकता और उसको फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट ये टास्क लगता है कि ये सारी चीज़ों को हैंडल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है। और फिर वो रियलाइज़ करता है आफ्टर सम टाइम्स कि मैंने गलत फॉर्म ऑफ बिजनेस में अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है और ये मेरे लिए सूटेबल ही नहीं था। सो ये जो मिस्टेक्स होती हैं, ये मिस्टेक की वजह क्या है कि आपने जो फर्स्ट टाइम कंपनी को ही जो फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसको रजिस्टर करवाना था, पहले आपने कोई किसी से कंसल्ट करना था, वही आपने नहीं किया। और आपने जिस तरह इस तरह है कि आपको यही ना पता हो कि आपने किस डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना है और आपका मर्ज किस चीज़ से रिलेटेड है, और आप एक गलत डॉक्टर के स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं और वो आपकी ट्रीटमेंट भी कर दे। सो उसका फिर कितना क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इसी तरह आपने अगर गलत फॉर्म ऑफ बिजनेस में अपने आप को रजिस्टर करवा लिया, आपको उसकी टैक्सेशन का नहीं पता कि मिनिमम टैक्स क्या होता है, टर्नओवर टैक्स क्या होता है और किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, विद होल्डिंग टैक्स एजेंट कौन लोग होते हैं, और विद होल्डिंग टैक्स की में- अगर आप एजेंट बन गए, सो आपने जब विद होल्डिंग करेंगे, सो आप किस तरह लोगों के टैक्स डिडक्शन करेंगे और आपके जो वेंडर्स हैं क्या विलिंग हैं वो विद होल्डिंग टैक्स पे करने के लिए। सो ये जब चीज़ों की अनअवेयर होगी तो एक डिज़ास्टर हो जाता है और फिर वो बंदा फेडअप हो जाता है कि बिजनेस करना ही नहीं चाहिए और इसमें बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं। असल में वो अपनी सारी एनर्जी बिजनेस को रजिस्टर करवाने में और उस जो चीज़ उसकी रेलेवेंट ही नहीं है उसके ऊपर वो फोकस करके उसके ऊपर अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करता है। क्योंकि मोस्टली आप जो कंपनी रजिस्टर करते हैं वो स्टार्टअप्स होते हैं, वो न्यू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहे होते हैं। अब वो फर्स्ट टाइम बिजनेस में एंटर हो रहे होते हैं, या तो मेजॉरिटी वही लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम एंटर हो रहे होते हैं। अ, आप बाकी नेग्लिजिबल शेयर ही होगा मार्केट में जो जिनकी पहले से एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है और वो सेकंड कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा रहे हैं और थ्रू कंसल्टेंट, क्योंकि उनके अपने कंसल्टेंट पहले से ही होते हैं, तो उन्हीं से वो कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाते हैं। सो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी और उसके बाद उसकी उसकी कंप्लायंसेस का आपको आइडिया हो गया, और फिर आपने कस्टमर क्लाइंट को अपने बताना है कि उसको कौन सा रेलेवेंट लाइसेंस चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर वो टूरिज्म का बिजनेस कर रहे हैं तो डीटीएस लाइसेंस होता है, उसकी रिक्वायरमेंट है। और उस लाइसेंस को लेने के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, उसको किस तरह आपने फुलफिल करना है, और किस तरह आपने डीलिंग ऑफिसर से, जो सबसे डिफ़िकल्ट काम है वो ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको आपने उस चीज़ के लिए कन्वेंस करना होता है और उसको पर फॉलो अप लेना होता है।
ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है। मोस्टली क्या होता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होती। जब हमारे पास उस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं होती, हम डीलिंग ऑफिसर के पास जाते हैं। वो वो जब हमें एवेल्युएट करता है, तो वो देखता है कि आपके पास खुद आप अपने आप को एज ए कंसल्टेंट ऑफ दैट पर्सन प्रेजेंट कर रहे हैं, और आपके पास उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन ही नहीं है। सो वो रिलेक्टेंट हो जाता है, आपके काम पे इतनी तवज्जो भी नहीं देता। उसकी बेसिक रीज़न ये भी है कि आपने जो अपनी फाइल प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। सो वो उसके फिर आपको उस लेवल पे इंटरटेन करने के एक ये भी वजह होती है कि वो आपसे फिर थोड़ा रिलेक्टेंसी फील करता है, और फिर आपको थोड़ा टफ टाइम देता है। अगर आपके पास उस चीज़ की रेलेवेंट नॉलेज हो और आपके पेपर्स कंप्लीट हो, तो कोई डिपार्टमेंट आप उस चीज़ को डिले नहीं कर सकता। आप अगर प्रोसीजर को फॉलो करें और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, इट्स ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि कुछ लोग फिर भी आपको डेलिबरेटली तंग करते हैं। नो डाउट ये अनकंट्रोलेबल चीज़ें हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम किन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं कि हम अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। हम अपने पेपर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें जब हम फर्स्ट टाइम प्रेजेंट करें उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो, कोई नेग्लिजेंस ना हो, और कोई एरर वो आइडेंटिफाई ना कर सकें कि वो नेक्स्ट टाइम हम वो उस एरर की बेस पे हमारी कोई ऑब्जेक्शन आ गया हो, और फिर हमारे प्रोसेस को डिले पे डिले, और नेक्स्ट 2 डेज के बाद वो कहेंगे फिर से आप इसको रीसबमिट करें, फिर हम इसको रीचेक करेंगे। सो इन चीज़ों को हम मिनिमाइज कर सकते हैं थ्रू आवर नॉलेज और उसकी अंडरस्टैंडिंग। सो इस चीज़ को हम डीपली डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम लाइसेंस किसी भी जो कंपनी है, जब आफ्टर रजिस्ट्रेशन उसकी लीगल आइडेंटिटी बन गई है, सो हमने किस तरह लाइसेंस लेना है, डीटीएस लाइसेंस किस तरह लेना है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो कंस्ट्रक्शन के लाइसेंस से डील करती है, आईटी के जो लाइसेंस हैं वो आपको पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, और इसी तरह आपकी एक्रीडेटेड रजिस्ट्रेशन है कि आप जब अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा लेते हैं, इसका बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं। सो हर सिटी के अंदर एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है जो बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप अपने आप को अपने बिजनेस को वहाँ पे रजिस्टर करवाएंगे, तो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के में बेनिफिट होता है, एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का डॉक्यूमेंट होता है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इशू करता है। इसी तरह अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो रिकमेंडेशन लेटर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इशू करता है। इसी तरह बाहर से किसी बिजनेस पर्सन को आप पाकिस्तान इनवाइट करना चाहते हैं, तो इनविटेशन लेटर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इसमें असिस्ट करते हैं। सो आप जो भी बिजनेस को रजिस्टर करवाएं तो उनको रिकमेंड करेंगे कि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर बने, ताकि आपकी एक बिजनेस गेट टुगेदर भी हो और आपको डिफरेंट टाइप के बेनिफिट्स भी मिल सकें। इसी तरह हर सेक्टर की एसोसिएशन होती है। अगर आपका अब क्लाइंट बिल्डर है, सो बिल्डर की एसोसिएशन है आबाद के नाम से। इसी तरह अगर आपका क्लाइंट सॉफ्टवेयर हाउस को रन करता है, तो सॉफ्टवेयर हाउस की एसोसिएशन है पाशा के नाम से। सो आप उनको ये भी रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इस एसोसिएशन के मेंबर बने, तो उस जो रेलेवेंट उनका बिजनेस है, उस सेक्टर में क्या ग्रोथ हो रही है और क्या हर्डल्स आ रही हैं, वो उस सेक्टर जो एसोसिएशन होती है वो उनको फिगर आउट कर रही होती है, उनको एड्रेस कर रही होती है। सो आपका जो क्लाइंट है वो उसमें के मेंबर बनने के बाद वो उस सेक्टर से रिलेटेड जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी, रेलेवेंट चीज़ें होंगी, वो अप टू डेट रह सकेंगे। सो एसोसिएशन के किस तरह मेंबर बनना है, और जो एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, अगर आपके पास इसका क्लाइंट आ जाए कि वो कोई बंदा कहता है कि मैं एसोसिएशन बनाना चाहता हूँ या चैम्बर ऑफ कॉमर्स को रजिस्टर करवाना चाहता हूँ, तो ये दोनों चीज़ें कहाँ से रजिस्टर होती हैं और इनके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, इस कोर्स में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ये डीजीटीओ से होती है, डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हम ऐसे डिस्कस करेंगे इन डेप्थ कि ये किस तरह रजिस्टर होती हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं जो इस कोर्स में हम कवर अप करेंगे।
नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। अब इसको हम जिस तरह हमने डिस्कस किया कि थॉरली जो हमारा मॉड्यूल है उसमें फॉर्मेशन की कंपनी क्या है और क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कंपनी को रजिस्टर करने के लिए। इसी तरह अगर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं जो सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक बनती है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है और क्या प्रोसीजर होता है, उसकी कितनी फ़ीस होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। किस तरह सिक्योरिटी कंपनी हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के फ़ौरन बाद हमें कौन सी इमीडिएट फॉर्म सबमिट करने होते हैं। अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की और उसका पेड कैपिटल 1 मिलियन से ज़्यादा है, तो आपने ऑडिटर को अपॉइंट करना है। तो ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए आपको फॉर्म 9 फाइल करना है। सो ये वन बाय वन हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसी तरह मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स, हर किसी कंपनीज के लिए फॉर्म 1 फाइल करना लाजमी है। और फॉर्म 1 के साथ आपने यूबीओ कंप्लायंस भी करनी होती है। और अल्टीमेट बेनिफिशियर ऑनर कौन है से लोग होते हैं उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंपनी में लीगल एडवाइज़र अगर आपने अपॉइंट करना है, सो उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि किस कंपनीज के लिए लीगल एडवाइज़र की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जिनका कैपिटल 7.5 मिलियन से ज़्यादा हो। बाकी दूसरी कंपनीज भी लीगल एडवाइज़र अपॉइंट कर सकती हैं। जैसे कि आप ज़्यादातर लोग एडवोकेट्स हैं, तो आप अपने क्लाइंट्स को पिच करें कि अगर आप लीगल एडवाइज़र अपॉइंट करेंगे, सो अगर आपका कोई भी लीगल इश्यू होगा, सो वी हम ये इसको हैंडल करेंगे। और आप मंथली रिटर्नशिप पे भी आ सकते हैं और उनके साथ उनके केस टू केस भी हैंडल कर सकते हैं। किन लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किन कंपनीज ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करनी है, जिस तरह पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनको क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सबमिट करनी पड़ती हैं। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इवेंट बेस्ड फाइलिंग, अगर कोई इवेंट अकर हो गया है, मतलब कि आपका क्लाइंट में कहता है कि मैं एक और पार्टनर को ऐड करना चाहता हूँ, या सीईओ को, चीफ एग्जीक्यूटिव को रिप्लेस करना चाहता हूँ, या ऑडिटर को चेंज करना चाहता हूँ, वट एवर इवेंट अकर्स, उसको हम किन फॉर्म के थ्रू फाइल करेंगे। जिस तरह हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्म 21 होता है, सिंपल सा। मोस्टली कंपनीज अपने ऑफिस को शिफ्ट कर लेती हैं। अगर विद इन द सेम सिटी ऑफिस को शिफ्ट करती हैं, सो आप फॉर्म 21 फाइल करते हैं। फॉर्म 21 आपके रजिस्टर ऑफिस एड्रेस को एड्रेस करता है कि आपका कंपनी का ऑफिस एड्रेस कहाँ पे पेश करता है। सो आपने जस्ट उसके अंदर नई कंपनी का एड्रेस बताना होता है और किस दिन से, विद इफेक्टिव फ्रॉम डेट बतानी होती है कि किस डेट से आप उस ऑफिस में मूव हुए। और मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आपने बताना होता है, और ईमेल, ताकि अगर एससीसीपी ने कोई कॉरस्पॉन्डेंस करनी हो तो थ्रू आपकी डेट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन वो आपको इन्फॉर्म कर सके। इसी तरह ऑथराइज कैपिटल, जो चीज़ें मेंशन है इस स्लाइड के अंदर, ये सारी चीज़ें हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हम ये सारी चीज़ें किस तरह फाइल कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच को देखेंगे। एक तो थ्योरेटिकल है कि इसके ऊपर कौन सा सेक्शन इम्प्लीमेंट होता है, कौन सा रेगुलेशन इम्प्लीमेंट होता है। और आप इसको अगर आपने कोई, फॉर एग्जांपल, ऑथराइज कैपिटल को आपने इंक्रीज करना है, सो उसके लिए मोस्ट रेलिवेंट फॉर्म कौन सा है वो आपने किस तरह फिगर आउट करना है। और उससे रेलिवेंट सेक्शन को किस तरह चेक करना है, उसके रेलिवेंट रेगुलेशन को किस तरह आपने रीड आउट करना है, ये भी सारा हम डिस्कस करेंगे। और आप उससे रेलेवेंट सेक्शन को पढ़ लें, उससे रेलेवेंट रेगुलेशन को पढ़ लें, तो आप 95% अंडरस्टैंडिंग आपको ऑटोमेटिकली हो जाती है कि इस फॉर्म में क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। हर फॉर्म के आगे मेंशन होता है, रेगुलेशन में मेंशन है कि ये डॉक्यूमेंट आपने इनक्लोज करने, अटैच करने। अब कुछ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके फॉर्मेट्स भी वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं, और जस्ट आपने उसमें अपनी इंफॉर्मेशन
एंटर करनी होती है और उनके प्रिंट लेने होते हैं, या एफिडेविट आपने कोई देना होता है, वो अटैच करके आपने उस प्रोसेस को सबमिट करना होता है। अब हर प्रोसेस का एससीसीपी ने एक टाइम फ्रेम भी डिफाइन किया हुआ है कि आपने अगर फॉर्म 21 फाइल किया तो ऑफिसर बाउंड है कि वो उसको विद इन 24 आवर्स और विद इन 3 वर्किंग डेज उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर किसी भी रीज़न की वजह से वो डिले होता है, सो आप ऑफिसर को रिकॉल रिमाइंड करा सकते हैं कि ये मैंने प्रोसेस सबमिट किया हुआ है और इसको इतना टाइम फ्रेम हो गया है, आप इसको काइंडली इसको रिव्यू करें और एक्सेप्ट करें अगर इसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज नहीं है। सो अगर फिर भी कोई आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता, तो आप किस तरह एससीसीपी में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। xs.scp.gov.p के नाम से यूआरएल है, उसमें आप जाएंगे और उसमें आप कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं अगर कोई आपका इश्यू को एड्रेस नहीं किया जा रहा। सो आप उसमें प्रॉपर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं और वो आपकी कंप्लेन को एड्रेस करता है। हेड ऑफिस में टीम बैठी हुई है और वो आपके आप जो भी कंप्लेन फाइल करेंगे उसको एड्रेस करेंगे। नेक्स्ट कीजिए। मिसलिनियस इसमें जिस तरह नेम, अगर कोई कंपनी चेंज करना चाहती है तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन क्या होती है, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होती है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और इसको भी हम डिस्कस करेंगे। 7th शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट, जिसमें फीसिस के बारे में इंफॉर्मेशन है, और अभी रिसेंटली फिर एससीपी ने फीसिस को इंक्रीज कर दिया है, और ताकि आपको अप टू डेट आइडिया हो कि इस प्रोसेस के लिए इतनी फीस आपने पे करनी है। सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। जब से डिजिटल सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज आई हैं, डिजिटल सिटीज आई हैं, उससे काफ़ी चीज़ें सिंपल और फास्ट हो गई हैं, और आपको ऐसे ऑफिस सीआरओस को विजिट नहीं करना पड़ता। मोस्टली चीज़ें आपकी ऑनलाइन ही हो जाती हैं, और अब एससीसीपी ने जब आप कोई प्रोसेस फिल सबमिट कर रहे होते हैं उसके अंदर भी ऑप्शन दी होती है कि आप सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ इसकी हासिल करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर आप उसको चेक मार्क को टिक को चेक कर देंगे, सो जैसे ही आपका प्रोसेस एक्सेप्ट होता है उसकी डिजिटल सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ भी इशू कर दी जाती हैं। इससे आपकी टाइम सेविंग होती है और आपको फिर से एक प्रोसेस को प्रोसीड नहीं करना पड़ता। पहले ये होता था कि आप एक प्रोसेस एक्सेप्ट होता था, फिर हम वेट करते थे, फिर हम इसकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज अप्लाई करते थे। और सब इससे पहले तो सिर्फ फिजिकल सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज की ऑप्शन थी। अब डिजिटल की ऑप्शंस आ गई हैं, और इसमें क्यूआर कोड अटैच होता है जिससे वो वेरीफाइड हो जाती हैं। इसी तरह अगर आपने किसी कंपनी को इन वाइंड अप करना है, जिस तरह कंपनीज इनकॉर्पोरेट हो रही हैं इसी तरह कंपनीज वाइंड अप भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अब उसका क्या प्रोसीजर होता है, उसके लिए आपको कौन से उसके डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी इजी है। आपने एक एफिडेविट अटैच करना होता है, एक मेंबर रेजोल्यूशन, और एक ऑडिटर से सर्टिफिकेट इशू करवाना होता है। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप इजी एग्जिट के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए और 5000 रुपीज़ फी पे करने के बाद कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं। अब वाइंडिंग अप बहुत इजी है अगर आप इजी एग्जिट स्कीम को फॉलो करें। एक क्लाइंट से एक इंडेमनिटी बॉन्ड का जो एफिडेविट है वो लें, और एक ऑडिटर से सर्टिफिकेट इशू करवाएं। मेंबर रेजोल्यूशन भी आर्ट सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अटैच करें और वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन डाल दें। जो क्लाइंट्स आपके जिन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली है और कंपनी को रन नहीं कर रहे, अब वो उनका फ्यूचर का प्लान भी यही है कि वो कंपनी को लेकर नहीं चलना चाहते हैं, तो आपने अपने उन क्लाइंट्स को फिगर आउट करना है और उनको उनको बताना है कि अ, जो कंपनीज हैं इसको इसी तरह ना छोड़ दें, क्योंकि इसके ऊपर पेनल्टीज इंपोज की जा सकती हैं ऑफ नॉन कंप्लाइंस। अगर आप कोई कंप्लाइंस फुलफिल नहीं कर रहे तो एससीसीपी उनके पे उन कंपनीज के ऊपर पेनल्टी इंपोज कर सकता है। अब जब पेनल्टी इंपोज हो जाएगी, तो जब भी आप कंपनी को वाइंड अप की तरफ लेके जाएंगे, सो सबसे पहले आपको उसकी पेनल्टी की को पे करना पड़ेगा और फिर आप कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं। सो इस हर्डल से बचने के लिए
बिफोर कि एससीसीपी आप पे आपकी कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी इम्पोज करे, आप उस कंपनी को वाइंड अप की तरफ ले जाएं, एटलीस्ट इजी एग्जिट प्रोसेस के थ्रू उसकी एप्लीकेशन पुट अप कर दें। अब वो एससीसीपी पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेते हैं, क्योंकि इसमें दो इश्यूज होते हैं। और गजट में जब पब्लिश हो ये तो फिर कंपनी आपके सिस्टम में से डिलीट हो जाती है और फिर वो विजिबल नहीं होता नेम, और वो कोई भी नेक्स्ट कंपनीज न्यू नेम को उस नेम को रिजर्व करवा सकती है। लेकिन इस चीज़ को आप अपने क्लाइंट्स को पिच करें कि क्योंकि अब जो जिस तरह सिस्टम एडवांस हुआ है एससीसीपी का, लीप इम्प्लीमेंट हो गया है और लीप का सेकंड फेज भी इम्प्लीमेंट हो गया है, तो आप देखेंगे इसके बाद एससीसीपी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज को नोटिस भी इशू करेगा ऑफ नॉन कंप्लायंस और पेनल्टीज भी इम्पोज करेंगे। इससे पहले ही आप अपने क्लाइंट्स को इस चीज़ का इन्फॉर्म कर दें। इसी तरह हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे कि डीटीएस लाइसेंस की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों ऑब्लिगेशन है उसकी, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और पंजाब में किस तरह डीटीएस लाइसेंस ले सकते हैं, इस्लामाबाद में क्या प्रोसेस है। डॉक्यूमेंटेशन ऑलमोस्ट सेम है और फीसिस भी अराउंड ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट जुरिसडिक्शन का डिफरेंस है, डिपार्टमेंट का डिफरेंस है, बाकी मोस्टली चीज़ें सेम है। इसको भी हम कवर करेंगे, डीटीएस लाइसेंस आप किस तरह हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए। इसी तरह कंपनी की एक टाइप होती है जिसे हम फॉरेन कंपनी कहते हैं, और मोस्टली लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जिस कंपनी में फॉरेन पर्सन हो उसको भी फॉरेन कंपनी अज्यूम कर लेते हैं। एक्चुअल में वो लोकल कंपनीज होती हैं, लेकिन उसमें ऑनरशिप फॉरेनर्स की होती है। और इस समटाइम्स कम कुछ कंपनीज के अंदर फॉरेन कंपनी की ऑनरशिप होती है, उसको भी हम फॉरेन कंपनी समझ लेते हैं। वो सब फॉरेन सब्सिडरी कंपनीज होती हैं। फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जो बाहर इनकॉर्पोरेट हो और वो पाकिस्तान में आके अपना कोई ब्रांच ऑफिस या लाइसेंस ऑफिस ओपन करे, जो जिसके लिए उस कंपनी को सबसे पहले बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। और फिर वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जब आपको एनओसी दे देता है तो फिर आप उस कंपनी को एज ए फॉरेन कंपनी एससीसीपी के साथ रजिस्टर करवा सकते हैं। उसकी डिफरेंट फीसेस हैं। अगर आप ब्रांच ऑफिस रजिस्टर करवाते हैं तो उसकी $3,000 फीस है, और अगर लाइसेंस ऑफिस आप रजिस्टर करवाते हैं तो उसकी $2,000 गवर्नमेंट की बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की फ़ीस है। और ये हर साल आप फिर आपने रिन्यूअल भी करवानी होती है। और इसमें किस तरह 6 एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं जो सिक्योरिटी क्लियर्स करती हैं, और 6 to 7 वीक्स का टाइम होता है जिसमें सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से क्लियरेंस आती है, तो फिर आपको बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एनओसी इशू करता है, और फिर आप उसको एससीपी में जाके एज ए फॉरेन कंपनी रजिस्टर करवाते हैं। नेक्स्ट। इसी तरह हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो चीज़ें आती हैं, ट्रेडमार्क को पढ़ेंगे, कॉपीराइट्स को पढ़ेंगे, पेटेंट्स को पढ़ेंगे। और ट्रेडमार्क जो भी कंपनी है, अगर वो सर्विसेज ओरिएंटेड कंपनी है तो उसके लिए भी उसका भी कोई लोगो होगा, वो भी ट्रेडमार्क फाइल करेगी, और ताकि अपने जो ब्रांड नेम है उसको सिक्योर कर सके। उसका क्या प्रोसेस होता है, उसके लिए क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, इस सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी तरह अगर कोई किसी ने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है आईटी सेक्टर से रिलेटेड, और पाकिस्तान में आईटी एक्सपोर्ट का आजकल बहुत ज़्यादा बिजनेस है, उसके लिए पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। और टैक्स के बेनिफिट ले हासिल करने के लिए भी, अगर आपका क्लाइंट चाहता है कि इसको पे मिनिमम टैक्स इम्प्लीमेंट हो जो 0.25% है, जो कंपनीज पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर होती हैं, सॉफ्टवेयर हाउस पे हाउस हो या कॉल सेंटर हो, या अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो बंदा बिजनेस रन कर रहा है एज ए फ्रीलांसर रजिस्टर हुआ है, तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है। और इसमें मोस्टली क्या एरर आता है कि जो बंदा अपने आप फॉर्म सबमिट करता है तो पीएसईबी रिजेक्ट कर देता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि फ्रीलांसर वो बंदा है जो किसी का एम्प्लॉय नहीं है, ना वो एम्प्लॉयर है, ना उसके अंडर कोई काम कर रहा है, ना वो किसी के अंडर काम कर रहा है।
पीएसईबी में ये इसकी डेफिनेशन है फ्रीलांसर की। अगर आपने, आपका क्लाइंट ने एनटीएन उसके पास है, तो उसके अंदर कोई बिजनेस ऐड नहीं होना चाहिए। अगर उसके अंदर कोई बिजनेस ऐड हो गया और एज ए सोल प्रोप्राइटर उसके अंदर आपने कोई बिजनेस ऐड किया हुआ है, तो वो एज ए फ्रीलांसर रजिस्टर्ड नहीं होगा, वो एज ए आईटी कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड होगा। सो इस चीज़ को भी हम देखेंगे और प्रैक्टिकली इसमें फॉर्म को फिलअप करेंगे। और अगर किसी का के पास कोई क्लाइंट होगा, सो हम उसको भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं क्लास में लाइव, ताकि वो सारे लोग देख सकें किस तरह हम उसका पीएसईबी का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में जो फर्म्स रजिस्टर होती हैं, C6 सबसे छोटी कैटेगरी है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। अब ये भी प्रोसेस सारा ऑनलाइन हो गया है। आपने कोई ऑफिस विजिट नहीं करना, आपने ये सारा ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। सबसे जो छोटी कैटेगरी है C6 है, फिर C5, C4। अब हर कैटेगरी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उसमें आपको कितने इंजीनियर चाहिए। और इसमें पॉइंट्स होते हैं कि अगर जो फ्रेश इंजीनियर होता है उसको 5 पॉइंट मिलते हैं, और इसी तरह उसके ऊपर जो प्रोफेशनल इंजीनियर होते हैं उसके ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। सो जिस किस कैटेगरी में आपको कितने पॉइंट्स चाहिए, और किस कौन से कोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, मैकेनिकल के कोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सिविल के कोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के कोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सो इन इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और पीईसी का लाइसेंस किस तरह हासिल करते हैं, इसको भी इन डेप्थ हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर। नेक्स्ट कीजिए। जैसा मैंने पहले भी आपसे डिटेल में बताया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की क्यों इम्पोर्टेंस होती है, कि किसी कंपनी को क्यों रजिस्टर होना चाहिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, उसको क्या पर्पज़ है और उसको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं होती, आपको फिजिकली जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। कुछ चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, अगर आप एक दफ़ा रजिस्टर हो गए तो आप रिन्यूअल के लिए इवन उनके व्हाट्सएप पे आप अपनी टैक्स रिटर्न और फीस ऑनलाइन पे करने के बाद आप अपनी रिन्यूअल ऑनलाइन करवा सकते हैं बगैर विजिट किए। सो वो कौन से चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। और हर मोस्टली चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं और उस पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंशन होते हैं। इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में दो तरह की मेंबरशिप होती हैं, एसोसिएट मेंबर्स और कॉरपोरेट मेंबर्स। जिस तरह हमारा कोर्स कॉरपोरेट से रिलेटेड है, सो मोस्टली हम कंपनीज को डील कर रहे होते हैं। तो हमारी जो कंपनीज हैं वो जब मेंबर बनेंगी तो वो कॉरपोरेट मेंबर होंगे, तो उनको जो नंबर एलोकेट होगा वो CM आगे 1 2 3 वट एवर जो चैम्बर उनको जो उनसे उनका जो नंबर चल रहा होगा वो एलोकेट करेगा। सो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि चैम्बर के आपको और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, कि उनकी सोशल गैदरिंग के अलावा उनकी ट्रिप्स जा रहे होते हैं। सो आप उन ट्रिप्स में में भी अब इनरोल करवा सकते हैं, फॉरेन ट्रिप्स में को भी इंजॉय कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, साथ साथ इस एसोसिएशन के को भी डिस्कस करेंगे कि सेक्टर की जो रेलेवेंट एसोसिएशन है उसमें किस तरह मेंबर बन सकते हैं और उसके क्या बेनिफिट है। नेक्स्ट कीजिए। सो ये सारी टॉपिक्स थे जो हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे। इससे रेलेवेंट आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप वन बाय वन जी, पूछ अभी सकते हैं। हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन हैं, तो जिनके भी क्वेश्चंस हैं प्लीज आप हैंड रेज का ऑप्शन यूज करें, ताकि आपका नेम कॉल किया जाएगा और इंशाल्लाह फिर आपका जो क्वेश्चन है उसको लिया जाएगा। जी, सैयद उजैर अली शाह साहब, आप काइंडली अपना क्वेश्चन करें उजैर साहब। जी सर, मेरा क्वेश्चन काइंडली ये है कि ये जो सर ने बोला है कि इंटरमीडिएट कॉर्पोरेट का जो सर लाइसेंस लेना होता है एज ए प्रैक्टिशनर या कंसल्टेंट SECP से सर, तो एज लॉ डिग्री होल्डर इसकी सर क्या रिक्वायरमेंट्स है, काइंडली जरा बताएं प्लीज। देखिए, जो भी एडवोकेट्स हैं, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और जो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं, इंटरमीडिएट के अपने रेगुलेशंस हैं। अब तो कंपनीज रेगुलेशन 2024 बन गया है, उसके अंदर ये सारे रेगुलेशंस के अंदर रिक्वायरमेंट मेंशन्ड है कि कौन लोग उसके एज ए इंटरमीडिएट रजिस्टर हो सकते हैं। अभी जो करंट प्रैक्टिस है उसमें
इवन आप इंटरमीडिएट ना भी हों तो एससीपी आपको फैसिलिटेट करता है। लेकिन कुछ ऑफिसर्स रिक्वायर्ड करते हैं कि आप एज ए इंटरमीडिएट रजिस्टर्ड हैं, क्वेश्चन करते हैं, लेकिन कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप प्रेजेंट नहीं हो सकते। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? फ्यूचर में एससीसीपी का प्लान है कि उसका एक सेपरेट मॉड्यूल बनाए इंटरमीडिएट्स का। और अभी आपने देखा भी होगा कि लीप में जब आप अगर कोई बंदा एज ए इंटरमीडिएट रजिस्टर होगा तो उसके पास दोनों ऑप्शन आते हैं कि वो एज ए एप्लीकेंट प्रोसीड करना चाहता है लीप को या एज ए इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट का बेनिफिट क्या होगा कि वो अपने पोर्टल से अपने आईडी से नेम रिजर्व कर सकता है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। और कंपनी जो उनके क्लाइंट्स होंगे आपके, तो आप अपने लॉगिन से उनकी जो पोस्ट कंप्लायंसेस हैं उनको, उनके फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं। इवन आप फिलअप करेंगे जिस तरह आपकी आईडी उन उस कंपनी के साथ अटैच हो जाएगी, और आप खुद कुछ अगर आपके पास अथॉरिटी आ गई, आपने उनसे अथॉरिटी ले ली, तो आप इवन वो प्रोसेस अपनी आईडी के पिन एंटर करने के बाद सबमिट भी कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। लेकिन अभी प्रैक्टिकली ये हो नहीं रहा। सेकेंडली, ठीक हो गया सर, थैंक यू। आप वो अच्छा जी, बताएं सर। वो फॉर्म फिल कर सकेंगे, आपको बार बार क्लाइंट के लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, ये आपको बेनिफिट्स होंगे। और अपने आप को एज ए इंटरमीडिएट आप डिपार्टमेंट में प्रेजेंट कर सकते हैं, आपको ऐसे अथॉरिटी है कि कंपनी ने आपको एज ए इंटरमीडिएट अपॉइंट किया हुआ है, और आप ऑफिशियली अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसकी जो प्रोसेस होंगे कि तो क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ये हेड ऑफिस से रजिस्टर होते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स हेड ऑफिस में सबमिट कराने हैं। सो वो आपको एज ए इंटरमीडिएट रजिस्टर कर देंगे। आप एससीबी की वेबसाइट पे भी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट की जो लिस्ट है उसमें आपका नाम आ जाएगा। आप एज ए किसी अपने क्लाइंट को भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि आप एज ए डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड भी हैं, और इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आता है आपकी सर्विसेज पे। तो सर ये सिर्फ, सॉरी सर, ये आपकी जो जी। है ना बात काट रहा हूँ, सिर्फ ये इंटरमीडिएट का सर लाइसेंस होता है या इसमें मीडियम लेवल या एडवांस का भी सर लाइसेंस होता है, या एक ही लाइसेंस होता है नहीं बस? नहीं, ये इंटरमीडिएट का मतलब है कि क्लाइंट और एससीसीपी के दरमियान में आप एज ए इंटरमीडिएट का रोल प्ले कर रहे हैं। और रजिस्टर्ड ओके इंटरमीडिएट ओके ओके। वो आप वैसे भी अभी आज आज के दौर टाइम पे भी आप कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब है कि रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट का मतलब है कि आप डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड भी हैं, डिपार्टमेंट के पास आपकी इंफॉर्मेशन भी है कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपका कितना एक्सपीरियंस है। सो वो जो बंदे जो डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं, एससीसीबी के साथ रजिस्टर्ड हैं, और वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट कहलाते हैं। और फ्यूचर में एससीसीबी का प्लान है ओके कि सर। उनको इनक्रेज किया जाएगा, उन लोगों को कि जो कंपनीज हैं उनको कहा जाएगा कि आप इंटरमीडिएट से सर्विसेज लें। ये हमारे साथ ये जो बंदे हैं जो उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है कि आप इन बंदों को कांटेक्ट करें और इनसे आप ये सर्विसेज ले सकते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेशन की, पोस्ट कंप्लाइंसेस की, ये सारी चीज़ें। ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेलकम। काइंड इंफॉर्मेशन। वेलकम। थैंक यू जी। खालिक साहब, मिस्टर खालिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। सर ये मुझे पूछना था कि इस कोर्स में जो है वो एनजीओ एनपीओ और ट्रस्ट जो होते हैं वक्फ, इसकी रजिस्ट्रेशन शामिल है? इसमें हम सिर्फ सेक्शन 42 को डिस्कस करेंगे, और सेक्शन 42 की जो भी चीज़ें हैं उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन इसमें हम उन चीज़ों को कवर नहीं करेंगे जो सोसाइटीज़ एक्ट से रिलेटेड हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एनजीओ रजिस्टर होती हैं उसको हम कवर नहीं करेंगे। हम जो एज ए एन सेक्शन 42 में जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे जो एनजीओ रजिस्टर होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। एनपी जो आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन है, और उसका किस तरह आपने लाइसेंस लेना है। क्योंकि और हमारा जो कोर्स है का टाइटल है वो कंपनीज से रिलेटेड है। सो नॉन कॉरपोरेट को हम इसके अंदर जस्ट अभी बेसिक जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो भी उसका मकसद ये है जिसके आप एज ए बिजनेस एडवाइज़र हैं कि आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। सो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम नॉन कॉरपोरेट बिजनेसेस जो हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप और जो पार्टनरशिप है, और उसकी क्या उस पर टैक्स की एप्लीकेबल होते हैं, और क्या उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो उसको हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको नॉन कॉरपोरेट और कॉरपोरेट में क्या डिफरेंस है उसको अंडरस्टैंड कर सकें क्लियरली। लेकिन हम उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे जो आप कह रहे हैं वो जो वो सोसाइटीज़ एक्ट का पार्ट है।
और सर जो वाइंडिंग अप कंपनीज हैं वो कंप्लीट प्रोसीजर आप उसमें जो है वो गाइड जी जी करेंगे बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। कि किस तरह से वाइंड अप होती है कंपनी। जी बिल्कुल। अगर ये कंपनी जो है वो मतलब काफी पुरानी बनी हुई थी, एक काम था 2012-13 की, और उसको वाइंड अप करना हो तो वो सारा उसके अंदर शामिल हो। जी बिल्कुल, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी। गैलेक्सी S9 प्लस, भाई साहब मुझे नाम तो आपका नहीं पता, आप अपना क्वेश्चन करें प्लीज। गैलेक्सी S9 के नाम से आपने ज्वाइन किया हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये मैंने कंफर्म करना था कि आपने भी बता रहे थे कि अगर कैपिटल जो है एक खास लिमिट, आई थिंक आपने 5 मिलियन बताया, तो ये 5 मिलियन पे अगर बंदा ऑडिटर अपॉइंट नहीं करता तो 5 है या 10 मिलियन है सर? देखिए 1 मिलियन के बाद बाय लॉ आपने ऑडिटर अपॉइंट करना है। जो 10 मिलियन अच्छा की वन। रिक्वायरमेंट है वो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करनी है। अगर आप लॉ के डिफरेंट सेक्शंस को पढ़ेंगे, उसमें यह है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किन लोगों ने बनानी है, हर कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, लेकिन किन लोगों ने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है जिनका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज़्यादा हो। अब 1 मिलियन से ज़्यादा जब पेड अप कैपिटल होगा, तो जब आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, सो आपने डेफिनेटली फिर कोई ऑडिटर भी अपॉइंट करना होगा। लेकिन जी आपने एससीसीपी में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं करनी जब तक अगर आपका कैपिटल 10 मिलियन से ज़्यादा ना हो। सो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे हैं और ऑडिट करवा रहे हैं एज पर द एससीसीपी लॉ, वो आप अपने पास बना के रखेंगे, एससीसीपी को सबमिट नहीं करनी है आपने। लेकिन अगर आपका 10 मिलियन से ज़्यादा कैपिटल है, तो हर साल आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एससीसीपी को सबमिट करनी है, वो मैंडेटरी है। और अच्छा अच्छा सर, एक और था इसके अंदर, एक लीगल एडवाइजर की आपने इसमें ऑप्शन जी। बताई थी लीगल तो एडवाइजर के लिए 7.5 मिलियन की, वो उसका हम सारे पढ़ेंगे कि क्या रेगुलेशंस हैं, उनको हम अच्छा चलिए। डिटेल में पढ़ेंगे। जी 7.5 मिलियन थैंक के बाद आपको लीगल एडवाइजर मैंडेटरी होता है। जी राइट। थैंक यू। जी एहसन साहब, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा थोड़ा सा सवाल ये है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से। जी आपने जी। आपने कहा था कि आप बाहर से बंदा बुला सकते हैं, तो बाहर से बंदा जो हम इनवाइट करते हैं वो यहाँ पे काम करने के हवाले से उसको बुला सकते हैं या उसे वैसे विजिट के लिए बुला सकते हैं? विजिट के लिए, विजिट के लिए। उसमें वीज़ा वगैरह नहीं होता? देखिए वो फिर एम्प्लॉयमेंट का एक डिफरेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स भी इन्वॉल्व होती है। अगर आप कोई स्पेशल बंदे की एक्सपर्टीज है उसको बुला रहे हैं, अब बाहर से किसी लेबर लेबर के लिए तो नहीं आप पाकिस्तान में बुलाएंगे ना। ठीक जी। है। तो उसके लिए भी आपको वर्क वीज़ा के लिए फिर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट भी आप देख सकते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को भी आप की वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं। अगर वर्क वीज़ा के लिए आप बात करें, ये जो वीज़ा है ये है बिजनेस इनविटेशन लेटर आप इशू करते हैं। ठीक है। ओके। कि वो बाहर से जो जिस तरह आपने बाहर जाना है, तो आपको कोई लेटर देता है कि आप इस मकसद के लिए आ रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आ रहे हैं, ठीक है, या इस बिजनेस मीटिंग के लिए आ रहे हैं, तो फिर भी आपको बिजनेस वीज़ा इशू किया जाता है। इसी तरह वो बाहर से जो बंदा पाकिस्तान आ रहा है, तो वो बताता है कि मैं इस बंदे से मीटिंग करने आ रहा हूँ, मेरा ये मकसद है, तो फिर उसको बिजनेस वीज़ा पाकिस्तान का इशू किया जाता है। ठीक हो गया। और दूसरा होता, आपने बता रहे थे लाइजन ऑफिस। जी जी, लाइजन ऑफिस। जी। तो ये किसी भी कंट्री में हम बना सकते हैं? जी। देखिए अभी हम जो डिस्कस करेंगे कि बाहर की कोई कंपनी है, समझे यूएस की कंपनी है, ओके। वो पाकिस्तान में एक ऑफिस बनाना चाहती है, और वो ठीक। पाकिस्तान में एज ए इनकॉर्पोरेट नहीं होना चाहती। ठीक है। ठीक। वो यूएस में रजिस्टर्ड हुई हुई है, और अपनी भी ब्रांच या लाइसेंस ऑफिस वो रजिस्टर करवाएगी। ठीक है। वो लोकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर नहीं करवाना चाहती पाकिस्तान में। ठीक है। उसका एससीसीपी के साथ कोई लेन देन नहीं होगा? एसएससी के साथ लेन देन होगा एज ए फॉरेन कंपनी, एज ए फॉरेन कंपनी ओके। वो ब्रांच ऑफिस होगा, लेकिन वो एज ए इंडिपेंडेंट लोकल कंपनी नहीं होगी। कि आप इंडिपेंड आप क्या करते हैं कि पाकिस्तान में अपनी कंपनी बनानी है, तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएं। वो ना पब्लिक लिमिटेड होगी, वो प्राइवेट होगी, वो ब्रांच ऑफिस होगा। वो बाहर की और वो कंपनी का जी। यहाँ पे वो ब्रांच ओपन करेंगे। ठीक है। इसी तरह लाइजन बाहर की कंपनी का लाइजन ऑफिस यहाँ पे ओपन करेंगे। लाइजन ऑफिस में स्कोप लिमिटेड स्कोप होता है इसका, कि वो सिर्फ उस सेगमेंट की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह वो प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ जनरेट नहीं कर सकते लाइजन ऑफिस। सो उसको ओके। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लाइजन ऑफिस में और ब्रांच ऑफिस में क्या मेजर डिफरेंस है।
और एक क्वेश्चन और है सर कि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ये ऑनलाइन हुआ है, इसका कोई पोर्टल वगैरह है? देखिए, रावलपिंडी, इस्लामाबाद का मुझे आइडिया है, इवन लाहौर का भी। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही उसमें। आप रिन्यूअल करवा सकते हैं ऑनलाइन। जो ओके। भी जितने भी चैम्बर्स हैं मोस्टली वो अपने ऑनलाइन रिन्यूअल के ऑप्शन देते हैं, कि रिन्यूअल में जैसे आपने टैक्स रिटर्न रिक्वायर्ड होती है, सो आप टैक्स रिटर्न उनको व्हाट्सएप कर देते हैं और फी हम्म। आप ऑनलाइन पे कर देते हैं। सो वो रिन्यूअल की फैसिलिटी है। लेकिन कोई भी मेरे ख्याल मेरी नॉलेज के मुताबिक कोई भी चैम्बर अभी तक ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा। अगर किसी की नॉलेज ओके। में है कि कोई चैम्बर प्रोवाइड कर रहा है, लाहौर चैम्बर की वेबसाइट पे अगर जाएं तो उसमें कोई फॉर्म दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। ये हम डिस्कस करेंगे जब हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, कि सर्टिफिकेट रीजन का क्या मकसद है, वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में थैंक कितना यू यूज़ होता है। सो मच सर। वेलकम। जी, एनीवन एल्स जिसका भी कोई क्वेश्चन हो आप अपना क्वेश्चन अभी कर सकते हैं। सर भी अवेलेबल हैं ताकि आपकी जो क्यूरीज हैं हम उनको एड्रेस कर सकें। आपके जहन में कोई भी सवाल हो कॉर्पोरेट प्रैक्टिस के हवाले से, इस पर्टिकुलर कोर्स की जो आउटलाइन डिस्कस की गई है उसमें कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ ना आया हो। आई गेस सबको फिर बड़ा कम्प्रीहेंसिवली समझ आ गया, क्योंकि सवालात जो है ना बहुत ही लिमिटेड से थे। चलिए जी, इट्स टाइम टू साइन ऑफ देन। और हमारी रेगुलर क्लासेस जो हैं वो। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी 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 जो अभी मेरे माइंड में आया। जैसे जी कि जी। हमारे जो कंपनी की ये रजिस्ट्रेशन, इसी तरह ट्रस्ट जो होती है सर, ये जो चैरिटी वगैरह होती हैं, ये भी क्या होती हैं इसमें रजिस्ट्रेशन? लेकिन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरह कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर आते हैं आपकी कंपनीज, इस लेकिन आप लाजमी नहीं है कि आप एज कंपनी बना के बिजनेस कर सकते हैं। आप एज ए नॉन कॉरपोरेट भी रजिस्टर हो सकते हैं। नॉन कॉरपोरेट से मतलब है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर में रजिस्टर्ड नहीं है वो डेफिनेटली वो नॉन कॉरपोरेट में आ जाते हैं। तो मेजॉरिटी आपके अभी भी बिजनेसेस एज ए नॉन कॉरपोरेट में फॉल करते हैं। ये आपके जितनी भी पार्ट चैरिटी वगैरह होती हैं ये सारी एनजीओ में रजिस्टर्ड होंगी? जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। पहले हमें प्रॉफिटेबल का आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना, उसी से आप नॉन प्रॉफिट की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन दो तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है इंसान, एक प्रॉफिट जनरेट करने के लिए और एक नॉन प्रॉफिट के लिए। अगर आप देखे जाए तो अगर इसको एक सिंपल वर्ड्स में करें कि कोई भी इंसान मेहनत करता है वो दुनिया कमाने के लिए या आखिरत कमाने के लिए, ठीक है। अब दुनिया कमाने के लिए मकसद ये है कि वो उसको प्रॉफिटेबल एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब जो आखिरत कमाने के लिए वो नॉन प्रॉफिट के, उसका मकसद है कि इससे सोसाइटी को वेलफेयर हो, ठीक है। सो इसी तरह आपकी जो कॉरपोरेट और नॉन कॉरपोरेट है, अब कोई भी आप बिजनेस एक्टिविटी को एज ए कंपनी के तौर पे रजिस्टर करवाएंगे तो वो कॉरपोरेट सेक्टर में आ जाएगी। लेकिन अगर आप इसको अगर पार्टनरशिप के तौर पे या सोल पार्टनरशिप के तौर पे रजिस्टर करवाएंगे वो नॉन कॉरपोरेट में आ जाएगी। ये प्रॉफिटेबल बिजनेस एक्ट की बात हो रही है। अब आ जाए आपके सवाल पे कि नॉन प्रॉफिट। अब नॉन प्रॉफिट को आप एससीसीपी में रजिस्टर करवा सकते हैं एज ए सेक्शन 42। अगर आप अंडर सेक्शन 42 के तौर पे रजिस्टर करवाएंगे एससीसीपी में नॉन प्रॉफिट को, तो वो नॉन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी अंडर सेक्शन 42, ठीक है। लेकिन आप नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज़ इसके अलावा भी कर सकते हैं। आप सोसाइटीज़ एक्ट में भी रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है। और ठीक है। जो दूसरे लॉज हैं, जो प्रोविंशियल लॉज हैं, उसमें भी रजिस्टर करवा के नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। वो इस कोर्स में हम कवर नहीं करेंगे कि जो 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 सोसाइटीज़ एक्ट हैं, आप किस तरह सोसाइटीज़ और ट्रस्ट बना सकते हैं, तो उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम इसको डिस्कस करेंगे जो एससीसीपी का जो एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2017, उसके अंदर जो सेक्शन 42 है उसमें आप किस तरह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करवा सकते हैं। ओके जी, महबूब साहब, महबूब अहमद साहब। जी अस्सलाम महबूब वालेकुम साहब, सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह आपने तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है शुरू से लेके आखिर तक। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि मेरी कंपनी है यूके में भी और यूएसए में भी। मैं ई कॉमर्स करता हूँ, ऑनलाइन बिजनेस, अमेजोन और टिकटॉक शॉप पे। तो पहले मैं तकरीबन $300 देता था अपनी कंपनी की टैक्स फाइलिंग के लिए। तो अभी मैंने उस कोर्स में एडमिशन लिया है। तो यूके टैक्सेशन की जो कोर्स है वो भी मंडे ट्यूसडे को है
और अभी पाकिस्तान भी मेरी 2 कंपनियां रजिस्टर है SCCP के साथ, एक क्लॉथिंग ब्रांड की है, एक दूसरी कंपनी है। तो अगर मैं इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ तो फिर ये क्लास में कैसे लूंगा, क्योंकि मंडे ट्यूसडे को मेरी ऑलरेडी UK की टैक्सेशन की क्लास होगी, तो इस महबूब क्लास साहब, को मैं। ठीक है महबूब साहब, मैं आपका स्नैरियो समझ गया हूँ। अब भाई ये किसी एक इंडिविजुअल के साथ इस तरह का स्नैरियो आ जाता है, और ये ऐसा होता है हमारे पास। बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट्स जो है मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल होते हैं, ठीक है। जी तो या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल जो है वो आपको एक दोनों में से एक स्किप करनी पड़ेगी ऑब्वियसली क्लास, क्योंकि दोनों सेम टाइम के ऊपर है, ठीक है। जी दोनों में से बिल्कुल। एक की आपको रिकॉर्डिंग पे ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। वो आप ठीक है। यूके टैक्सेशन की चले जाएं, या आप अपनी ये कंपनी सेक्रेटरी वाली क्लास की जो है रिकॉर्डिंग आप ले लें बाद में। उसमें भी आपको सपोर्ट हमारी तरफ से कंप्रिहेंसिव मिलेगी, क्योंकि आप व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट होंगे। अगर आपके कोई सवालात हैं, आपने बाद में रिकॉर्डिंग ली है क्लास की, ठीक है, अगर उसके अंदर जी कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया, तो आप अपनी क्यूरीज ड्रॉप कर सकते हैं व्हाट्सएप के अंदर। कामरान साहब भी मौजूद होंगे, हमारी जो आईसीटी की टीम है वो भी मौजूद होगी, ठीक है। और ठीक है इसमें सर। एक नॉर्मली हमारा जो भी कोर्स होता है उसमें एक एडिशनल ट्रेनर होता है, जो किसी को पता नहीं होता, वो हमने इसीलिए रखा होता है ग्रुप ठीक। के अंदर, ताकि अगर आपकी कोई क्यूरी जो है वो एड्रेस अनएड्रेस ना जाए, ठीक है, आपका कोई ओके। सवाल है वो एड्रेस हो जाए आपका। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू महबूब साहब जी। आतिफ फयाज साहब ने हैंड रेज किया जी, आतिफ साहब। जी आतिफ भाई, आपको आवाज आ रही है? आतिफ साहब, आप अपना माइक अनम्यूट करें सर, आपका हैंड तो रेज है। आई डोंट नो व्हाट्स द सिचुएशन। ओके जी, किसी और का सवाल है इन द मीन टाइम? अगर आतिफ साहब को आवाज नहीं आ रही तो हम उनका क्वेश्चन बाद में ले लेंगे, कोई मसला नहीं। जी मुर्जा खान साहब, आप बताइए। सर मैंने ये पूछा, ये सिर्फ जो क्लासेस होती हैं ये प्रैक्टिकल भी होती हैं या नहीं, और सेकेंडली ये बताएं कि मैंने बीच में लेक्चर मिस कर दिया तो इस वजह हम्म से इंफॉर्मेशन। देखिए, पहले आपकी जो दूसरा सवाल है उसको मैं पहले जवाब दे देता हूँ। आपने लेक्चर मिस कर दिया है, कोई मसला नहीं, ये सुबह तक आपको इसकी रिकॉर्डिंग का लिंक आपको मिल जाएगा, आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। जहां तक आपने ये सवाल किया कि ये प्रैक्टिकल क्लासेस भी होती हैं, तो मेरे भाई आप तसल्ली रखें। देखिए, कंपनी फॉर्मेशन हमने आपको कंपनी का स्ट्रक्चर तो नहीं बताना ना, हमने आपको एससीसीपी के पोर्टल के ऊपर आइदर यू आर गोइंग टू रजिस्टर योर एसएमसी, आप प्राइवेट लिमिटेड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमने आपको प्रैक्टिकली एससीसीपी का जो पोर्टल है कंपनीज रजिस्ट्रेशन का, लीप जो है, उसके ऊपर हमने आपको नेम रेजर्वेशन से लेके इनकॉर्पोरेशन तक हमने आपको प्रैक्टिकली ही करवाना है, ठीक है। नेविगेशन उसमें शामिल है। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की बात की जाए तो उसमें भी जो आपके फॉर्म्स आते हैं वो भी आपको प्रैक्टिकली ही फाइल करने सिखाए जाएंगे, ठीक है। सो ये हमारा इसमें फोकस ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर है। डेफिनेटली जो कॉर्पोरेट की भी बात की जाए तो इसमें भी आप जो आपके कॉर्पोरेट लॉज हैं उसमें से आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को निकाल नहीं सकते, क्योंकि जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी तब तक आपके लिए जो है वो चीजें आसान नहीं होंगी, ठीक है। सो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी हैं, लेकिन इसमें आप कह लें कि अबाउट 80% ये कोर्स है ही प्रैक्टिकल नेचर का। इधर वो आपने कोई पीईसी के साथ अपनी कोई वेंचर रजिस्टर कंपनी रजिस्टर करवानी है, ठीक है। इसी तरह टीडीएस के बारे में सर ने बताया। ट्रेडमार्क, आपने ट्रेडमार्क की बात की जाए, कॉपीराइट की बात की जाए, तो ये भी जो रिस्पेक्टिव आईपीओ के पोर्टल्स हैं हमने उसके ऊपर ही आपको करवाने हैं, हमने आपको जस्ट थ्योरी नहीं पढ़ानी है। थैंक यू सर। थैंक यू मुर्जा साहब जी। आतिफ फयाज साहब, आपको आवाज आ रही है? हेलो। आतिफ साहब का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आतिफ साहब, आप प्लीज क्वेश्चन करें। आपका माइक बंद है, इधर मेरा आवाज में गालबन अनम्यूट। आपको मेरी आ रही होगी। अभी अभी आपका माइक जी खुला है, प्लीज क्वेश्चन करें। आप कोई हैंड फ्री वगैरह यूज कर रहे हैं आई गेस, जहां तक मुझे लग रहा है, इस वजह से बार बार आपका माइक अनम्यूट हो रहा है। जी कोई भी अगर आप गैजेट यूज कर रहे हैं तो आप उसको उतार के आप क्वेश्चन अपना करें ब्रदर, नहीं तो आप टाइप कर दें क्वेश्चन पे। चलिए जी, आई गेस आतिफ साहब का सवाल जो है वो रह गया है।
एनी हाउ उनका सवाल जो है वो आपका सेक्शन 42 से रेलिवेंट है सर, मेरी उनसे बात भी हुई थी। अभी मैं पूरी तरह से क्वेश्चन को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो आई गेस हमने सेक्शन 42 को जो है वो डिस्कस किया है इसके अंदर। तो होपफुली जी जब वो जी इसको गो थ्रू करेंगे तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जी अनीस अहमद सोमरो साहब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। अस्सलाम। इट वाज ग्रेट एक्सप्लेन। सर मेरा ये सवाल है कि ट्रेडमार्क हर कंपनीज के लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी है? देखिए वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्रांड की इक्विटी बने और आपके ब्रांड को कोई कॉपी ना कर सके, सो उसके लिए रेलिवेंट है। अस- अब ओके सर्विसेज के सर। बिजनेस में इतना मैंडेटरी नहीं होता, क्योंकि आपने मोस्टली कंपनी इनकॉर्पोरेट की होती है। और आप कंपनी जो क्योंकि आपने जब कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे रजिस्टर कर दी, तो डुप्लीकेट कोई कंपनी नहीं बना सकता। लेकिन फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है के कंसल्टेंट एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन कोई भी बंदा के कंसल्टेंट के नाम से कंपनी अब रजिस्टर नहीं कर सकता, लेकिन कोई बंदा एज ए ट्रेडमार्क के कंसल्टेंट ले सकता है। और अगर वो ट्रेडमार्क ले लेता है और अपने आप को एज ए सोल प्रोप्राइटर बिजनेस रजिस्टर करवा लेता है, तो वो मेरा ब्रांड नेम यूज़ कर सकता है के कंसल्टेंट। अब उससे क्या होगा कि मैं जब मार्केट करूँगा तो मैं एज ए कंपनी प्रेजेंट करूँगा के कंसल्टेंट एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, अगर अब मैंने अपने आप को ट्रेडमार्क नहीं लिया होगा। लेकिन अगर मैंने ट्रेडमार्क ले लिया तो फिर मैं सिक्योर होऊंगा फुली, और मैं फिर मेरा नाम जो के कंसल्टेंट है वो कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करके मैं चलता रहूँ और कोई सोल प्रोप्राइटर के तौर पर रजिस्टर करके और फिर ट्रेडमार्क ले ले, तो उसके पास राइट्स आ जाएंगे। अब वो उस नाम को यूज़ करेगा एज ए ब्रांड, और उसके पास लीगली राइट्स होंगे फिर। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड नेम सिक्योर हो, और सो फिर आपको ट्रेडमार्क कराना लाजमी है। इसी तरह जो प्रोजेक्ट्स होती हैं उनके लिए तो मैंडेटरी होता है कि क्योंकि उन्हें मार्केट में जाना होता है, सो वो अपने आप को एज ए ट्रेडमार्क में रजिस्टर करवाते हैं। ओके सर, थैंक यू। जी ओके हो गया जी। किसी और का सवाल है? ओके लेट्स गिव अनदर अपॉर्चुनिटी तो आतिफ साहब। जी आतिफ साहब अभी आप सवाल कर लें भाई। ओके उजैर विर्क साहब आप सवाल करें सर, आपने हैंड रेज किया है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है अबाउट डीटीएस। जी जी। लाइक इसका अभी हम फिजिकली जाकर सर्विसेज दे सकते हैं या ऑनलाइन? लाइक नहीं, डीटीएस में टूरिज्म टिकटिंग दोनों के लिए। अभी तो फिजिकली उसका है, ऑनलाइन का तो नहीं है। डीटीएस का ठीक है। ऑनलाइन नहीं है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का है, ये ऑनलाइन है। डीटीएस और चैम्बर ऑफ कॉमर्स फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। और इवन रीन्यूअल भी हमें जाके फिजिकली ही जाना पड़ेगा? जी जी बिल्कुल। लाइक उनका अगर नहीं, लाइक मुझे इस मॉड्यूल में थोड़ा सा अगर मुझे फर्दर गाइड करेंगे कि हम इसको किस तरह प्रोसीड करवा सकते हैं, अपने क्लाइंट से कस्टमर से कैसे बात करें कि हमें देखिए हमें अगर सर्विसेज दें। उन डीटीएस के लिए आपका कोई क्लाइंट है वो डीटीएस लाइसेंस लेना चाहता है, राइट? एग्जैक्टली। सो अगर जिसको भी जो टिकटिंग का बिजनेस कर रहे हैं या जो टूर गाइड के तौर पे काम कर रहे हैं, उनके लिए मैंडेटरी है कि वो डीटीएस के तौर पे रजिस्टर हो। अब उसके लिए बैंक गारंटी की एक मेजर रिक्वायरमेंट होती है वो, और सारी बाकी फिजिकल ऑफिस होना चाहिए क्योंकि उसमें इंस्पेक्शन भी होती है। सो वो सारी डॉक्यूमेंटेशन हम प्रिपेयर करके, आपकी जो जुरिस्डिक्शन है, अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंडर जो डिपार्टमेंट डीटीएस का आता है, उसमें आप जाके आप डॉक्यूमेंट को सबमिट कराएंगे। और फिर वो आपको इसकी सिक्योरिटी करने के बाद आपको इंस्पेक्शन की डेट देंगे, और फिर आप फीस जमा कराएंगे और उसका लाइसेंस आपको इशू होगा। इसी तरह रिन्यूअल के लिए भी अपने जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट कराने, लेकिन ये फिजिकल होगा, ऑनलाइन इसकी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। राइट सर, ठीक है। वेलकम। मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी अभी आपने बताया कि जिस तरह एक लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करवा लिया तो वो नाम जो 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 रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, सीआरओ हो गया या एसईसी, वो नाम तो दोबारा इशू नहीं होगा। तो जी बिल्कुल। इस हद तक तो हम सेव हो जाते हैं। लेकिन कोई अगर इसको ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लेगा उस नाम का,
तो फिर वो डेफिनेटली उसको राइट मिल जाएगा कि वो यूज कर सकता है। जी लेकिन बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर उसी नाम से कोई फर्म रजिस्टर करवा ले विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, मैं लिमिटेड लायबिलिटी वाली फर्म की बात नहीं कर रहा, जी तो जी क्या बिल्कुल। उसको सिक्योर कैसे किया जा सकता है? मतलब कि क्या वो फर्म भी रजिस्टर हो जाए, आप ट्रेडमार्क पे भी रजिस्ट्रेशन करवा लें और सीआरओ में तो होगी आपकी। देखिए, आप एक लीगल फॉर्म, लीगल आइडेंटिटी बनाते हैं। अब लीगल आइडेंटिटी एज ए फर्म बनाएंगे या एज ए कंपनी बनाएंगे, एक ऑप्शन पे जाएंगे ना। ठीक है। अब आपने अगर डिसाइड कर लिया, हम पहले सिनेरियो में डिस्कस कर लेते हैं कि आपने एज ए फर्म बना ली। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ अपनी कंपनी के कंसल्टेंट के नाम से आपने एक फर्म बना ली, रजिस्ट्रार फर्म में रजिस्टर करवा ली। अब आप चाहते हैं कि उसको मैं जब उसका ट्रेडमार्क या अपने डेफिनेटली उसका फिर लोगो बनाया होगा, तो आप चाहते हैं कि इसको का जो मार्क है इसको कोई कॉपी ना करे, इस नाम को कोई यूज़ ना करे। ठीक है। तो आप उसको एज ए ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएंगे, तो फिर ही आप सिक्योर होंगे। ठीक है, कि उस नाम के ऊपर लिखा आ जाएगा कि टीएम, और फिर फ्यूचर में आर लिखा आ जाएगा जब कंप्लीटली रजिस्टर हो जाएगा। अदरवाइज आपने फर्म तो रजिस्टर करवा ली, आपने पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करवाई के कंसल्टेंट के नाम से, मैं जाके सोल प्रोप्राइटर के तौर पे एफबीआर में रजिस्टर करवा लेता हूँ के कंसल्टेंट, और अगर मैं ट्रेडमार्क ले लेता हूँ तो राइट्स तो मेरे पास हैं कि जो उसको जो उस मार्क के कि उस नाम को मैं यूज़ कर सकता हूँ। आप एज ए फर्म तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं, मैं बिल्कुल मार्केट नहीं कर अंडरस्टैंड सकें। करता हूँ। नहीं, जी मैं जी बिल्कुल अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि लोगो तो चले एक डिस्टिंक्शन होगी, उसको आपने रजिस्टर करवा दिया, उसके साथ मार्क्स भी होंगे ना, जो जी बिल्कुल। जो क्योंकि लेकिन मार्क दोनों आ जाते मैंडेटरी हैं, नहीं है, वो ब्रांड नेम भी वर्ड्स हो भी सकता हैं। है, वर्ड मार्क भी तो होता है, अगर और आप जी। नहीं, आप के कंसल्टेंट, अगर मैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्स्ट करें एफईआर में मैं रजिस्टर करवा लेता हूँ, तो मैं उसको तो इसी नाम से प्रोपेगेट करूंगा ना, के कंसल्टेंट के नाम से। बेशक मैं लोगो यूज नहीं कर रहा, लेकिन सिमिलर नेम तो होगा ना। अगर आप एससीपी में रजिस्टर करवा लेते हैं, एससीपी में जब आप रजिस्टर करवाते हैं सर, उसके साथ फिर एसएमसी या पीवीटी तो लगेगा ना। तो मैं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स की बात कर रहा हूँ, जी हाँ, अगर आप लेकिन ये रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी डिफरेंट है। जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है, जी जो बिल्कुल एक बिल्कुल। पार्टनरशिप डीड 1972 का एक्ट है, शायद बिल्कुल 1872 का, उसमें जो नेट रजिस्टर होती है। जो 1932 पार्टनरशिप हाँ, एक्ट 1932, आपने उस 1932 हाँ, सही। उसमें आपने रजिस्टर करवा लिया, और आप कहते हैं कि आप वो नाम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि आप भी वो नाम यूज़ कर रहे हैं और मैं भी वो नाम यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सेम नाम है। अब जी जी। सेम नाम है, मैं चाहता हूँ आईपीओ में कि ये मेरा नाम डुप्लीकेट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मैंने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया है, मैं एज ए सोल प्रोप्राइटर हूँ, आप पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, मैं आईपीओ में जाता हूँ कि मैंने तो ट्रेडमार्क भी लिया हुआ है, और ये सेम नाम को यूज़ करें, तो इनका नाम को हटाया जाए। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या ट्रेडमार्क मुझे फैसिलिटेट करेगा या नहीं? डेफिनेटली मुझे वो फैसिलिटेट करेंगे, कहेंगे कि आपने ट्रेडमार्क करवाया है, आपको वो सजेस्ट करेंगे कि आप नाम चेंज करें क्योंकि आपने इसका ट्रेडमार्क नहीं करवाया हुआ। अब उस पर भी आप डिफरेंट ट्रेडमार्क करवाते हैं, उसमें 45 क्लासेस होती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं लीगल सर्विसेज दे रहा हूँ, आप कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है। सो अगर मैं लीगल सर्विसेज दे रहा हूँ और आप कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं, तो फिर हमारा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अगर सिमिलर काइंड ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं, आप भी लीगल सर्विसेज दे रहे हैं के कंसल्टेंट के नाम से, मैं भी के कंसल्टेंट के नाम से लीगल सर्विसेज दे रहा हूँ, तो फिर तो मैं सिक्योर ही नहीं हूँ ट्रेडमार्क करवाने के बाद भी, क्योंकि कोई बंदा अगर रजिस्ट्रार फर्म के पास जाके फर्म रजिस्टर करवा ले। ठीक है। अब उन्होंने तो जो उस नाम को रजिस्टर करवाना है, वो तो उसके बेस पे कर दिया ना कि जो उनके सिस्टम में उस नाम से पहले डुप्लीकेट फर्म रजिस्टर नहीं हुई थी। कि अब जैसे पंजाब में अब ऑनलाइन हो गई है, तो वो पूरे पंजाब के डेटाबेस आ रहा है, वरना तो लाहौर में उसी नाम से फर्म बनी होती थी, रावलपिंडी में भी बनी होती थी, क्योंकि जी जी। सेंट्रलाइज डेटाबेस नहीं था। मैनुअल जी। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब मैं उस अपने नाम को ट्रेडमार्क में इन्फ्रिंजमेंट का केस फाइल करता हूँ, ठीक है, तो क्या मैं आपका बिल बोर्ड हटा सकता हूँ या नहीं? ठीक है, यही क्वेश्चन है ना आपका। नहीं, मैं समझ गया हूँ, आपने भी जो एक्सप्लेनेशन दी मुझे आइडिया हो गया उससे, कि अगर जी मैं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास हूँ तो पॉसिबिलिटी है कि मुझे नाम चेंज करने पे फोर्स किया जाए कि आप नाम फोर्स किया चेंज जाए, करें। बिल्कुल जी। बिल्कुल। सॉरी, बस यही ये इसी चीज को मैं सही, समझना चाह रहा था। ठीक ठीक। अगर थैंक वो यू। इन्होंने जो है वो अपना ट्रेडमार्क करवाया हुआ है,
उस सूरत में। जी जी अदरवाइज जी तो फिर बिल्कुल। आप कर सकते हैं, आप सोल प्रोप्राइटर एक सबसे इजी वे होता है, उसमें इस तरह से कोई मामला आते नहीं है। ठीक है, तो मतलब कंपनी भी बनी हुई है, आप उसी नाम का जो है वो सोल प्रोप्राइटर भी अपना रजिस्टर करवा लेते हैं। अनलेस अगर ट्रेडमार्क करवाया हुआ है तो डेफिनेटली फिर जो कंपनी है या आपकी एओपी है वो इन्फ्रिंजमेंट का केस आपके ऊपर कर सकती है। ओके जी, एनीवन एल्स विद क्वेश्चन? गैलेक्सी S9। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी आ जी रही है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक तो वो आप फर्म रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, तो एक एक एलएलपी भी होती है जो एसएससी में रजिस्टर होती है, वो भी पार्टनरशिप होती है। और ये जो फर्म जो हम रजिस्टर करवाते हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑफिसर्स फर्म होते हैं, रजिस्ट्रार के साथ। फर्म रजिस्टर, इन दोनों में सर फर्क क्या होता है सर? देखिए, जो एलएलपी होती है उसके फीचर्स थोड़े डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जो फर्म रजिस्टर होती है। पार्टनरशिप आपकी तीन तरीके से आजकल रजिस्टर होती है। एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप होती है, जो जस्ट आप एक स्टाम्प पेपर पे एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर लें और उसके बाद जाके आप नेशनल टैक्स नंबर ले लें, वो भी लीगल है। वो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप होती है, क्योंकि उसके उस पार्टनरशिप की जो कॉपी होती है वो किसी और के पास पड़ी नहीं होती, वो दोनों पार्टनर्स के पास ही होगी। जो जब आप पार्टनरशिप पे जाके रजिस्ट्रार फॉर्म में वो डॉक्यूमेंट सबमिट करा लेते हैं तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कहलाती है। इसी तरह जो पार्टनरशिप का जो डिस्टिंक्ट फीचर्स है ना, वो ये है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है इसके अंदर। लाइबिलिटी जो आप से मुराद ये है कि जितना आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा आपकी लाइबिलिटी इनकर हो सकती है। अगर आपके कोई सू कर दे, लीगली सू चैलेंज कर दे आपको, और कोर्ट ऑर्डर कर दे कि आपने 10 मिलियन पे करने, और अगर आपके बिजनेस का कैपिटल 1 मिलियन है, तो स्टिल जो 9 मिलियन रुपीस होंगे वो आपके पर्सनल एसेट्स को सेल करके उससे रिकवर किए जाएंगे। तो जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसके अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर में फॉल करती है। लेकिन जो एलएलपी है वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। वो नाम से जाहिर है कि एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी, उसकी लाइबिलिटी जिसमें कंपनी के अंदर एक डिस्टिंक्ट फीचर है प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, जो लिमिटेड का वर्ड रिप्रेजेंट करता है कि आपकी लाइबिलिटी उतनी ही है जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। आपके पर्सनल एसेट्स, आपकी जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होंगी अगर कोई भी सिनेरियो होगा, कोई आप कंपनी बैंक हो जाएगी तो लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी में पार्टनरशिप के अंदर एक आपको ये वाला फीचर दे के इसको डिस्टिंक्ट कर दिया गया है, और ये एससीपी के साथ रजिस्टर होती है। और इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं। कुछ इसमें पार्टनरशिप के फीचर्स हैं, कुछ कंपनीज के फीचर्स हैं। और इस इसमें पार्टनर्स होते हैं, और जिसमें कंपनीज के अंदर डायरेक्टर्स होते हैं, इसके अंदर पार्टनर्स होते हैं। लेकिन इसमें लाइबिलिटी लाइबिलिटी आपकी लिमिटेड होती है जितनी आप इन्वेस्टमेंट आपने की होती है। उसका सबसे ये डिस्टिंक्ट फीचर है। इसमें इसी तरह आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से अकाउंट सबमिट करने होते हैं एनुअली। सो ये भी एक रिक्वायरमेंट है। और यूबीओ की कंप्लायंस करनी होती है एनुअली। सो ये भी एक रिक्वायरमेंट है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में। तो इसको डिटेल में फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है। अच्छा सर, इसके साथ एक और क्वेश्चन है, मुझे बड़ा कंफ्यूज करते हैं। मैंने देखा कि अक्सर लोगों ने कंपनी रजिस्टर करवाई होती है, तो वो कैपिटल जस्ट होता है ना, वो 1 लाख होता है। और खास तौर पे ये जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी, लेकिन काम इन्होंने जो है वो 8 करोड़ का 10 करोड़ का नॉर्मली किया होता है। तो इस पे सर कोई इशू नहीं बनता कि आप जितने में मर्जी कंपनी जो है वो रजिस्टर करवा लें? देखिए, इसमें आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप अकाउंटिंग एलिमेंट्स को देखेंगे। 5 अकाउंटिंग एलिमेंट्स होते हैं हमारे, जो रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटीज, इक्विटी। ठीक है। अब 1 लाख आपका क्या है, वो कैपिटल है। ठीक है। और सेल्स क्या है, रेवेन्यू क्या है आपका 1 बिलियन। वो वो आपका रेवेन्यू है 1 बिलियन। ठीक है। अब आप अच्छा। 1 लाख कैपिटल से आप 1 बिलियन भी जनरेट कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अब जैसे जो आईटी कंपनीज होती हैं, उनका उनके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपके पास एक लैपटॉप है, समझे 1 लाख रुपए का आपने लैपटॉप लिया, आपने एक आईटी कंपनी स्टेब्लिश कर ली, और उससे आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया और उसको सेल कर दिया 100 मिलियन का। अब उसका रेवेन्यू 100 मिलियन हो गया। सो बस। रेवेन्यू डिपेंडेंट नहीं है कि आपका पेड अप कैपिटल कितना है। वो 1 बिलियन भी हो सकता है,
100 मिलियन भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है। अब वो आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। जिस तरह आपने एग्जांपल दी कि कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के लिए, अब इसलिए कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस होता है, समटाइम्स जो टेंडर्स आते हैं उसमें पहले से रिक्वायरमेंट होती है कि वो कंपनीज इस टेंडर के लिए एलिजिबल होंगी जिनका पेड अप कैपिटल 100 मिलियन होगा। उसकी रीज़न क्या होती है कि अगर एक बंदे ने 1 लाख कैपिटल से उस टेंडर में अप्लाई कर दिया, उस टेंडर में जो बिल्डिंग डेवलप कंस्ट्रक्ट करनी है उसकी जो कॉस्ट है वो 50 करोड़ रुपए है। ठीक है। सो उसको अगर वो टेंडर असाइन हो गया और वो कोई भी उसने उसकी अपनी तो इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए है, तो वो तो सिक्योर है। अगर कोई इसके ऊपर कोई जो जिसने टेंडर असाइन किया गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर को सू करती है, तो वो तो लाइबल टू पे 1 लाख रुपए। अगर उसका पेड अप कैपिटल ज़्यादा होगा या 100 मिलियन होगा, तो उससे रिप्रेजेंट होगा कि उसकी कंपनी की अपनी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी कंपनी के अपने एसेट्स क्या है। जाहिर सी बात है, जिसका 1 लाख पेड अप कैपिटल होगा उसके पास ना कोई अपना डंपर होगा, ना कोई फिजिकल एसेट होगा। वो आउटसोर्स करेगी सारे जो भी रिसोर्सेज होंगे टेंडर लेने के बाद। सो इसलिए पेड अप कैपिटल कुछ चीज़ों के अंदर मैटर करता है कि उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है। अ, वो पेड अप कैपिटल से रिप्रेजेंट होती थैंक यू है। सर। वेरी वेल एक्सप्लेन सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अभी किसी और का सवाल है तो हम ले लेते हैं, अदरवाइज हम फिर सेशन को रैप अप करते हैं। जी, किसी का भी सवाल है तो आप बता दीजिए, अदरवाइज हमने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के ज़हन में जो सवालात थे, जो आपने क्वेश्चन रेज किए, हमने उनको जी एड्रेस बस करने की। जी जी बस जी एक क्वेश्चन, अब इसी रेफरेंस से जो लास्ट क्वेश्चन हुए, सर। आपने बात की और 1 लाख पेड अप और इशूड कैपिटल की बात की, और फिर आपने कहा कि जिस तरह आईटी कंपनीज हैं वो 1 लाख पेड अप से, क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर या इक्विपमेंट जो चाहिए वो 1 लाख में आ सकता है, और उसके बाद वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद डेफिनेटली वो वर्क फॉर प्रॉफिट ही करेंगे और उनका रेवेन्यू बढ़ता है या रेवेन्यू इंक्रीज करता है, और एसेट बेस उसकी बढ़ती रहती है उस कंपनी की, विद 1 लाख पेड अप या इशूड कैपिटल। तो क्या उस सूरत में भी गवर्नमेंट को कोई इतराज, मैं वैसे ही पूछ रहा था कि क्या टेंडर्स में इतराज हो सकता है, कि या वो ये कहते हैं कि आपका लाजमी पेड अप कैपिटल एक थ्रेश होल्ड जो उनकी सामने उतना होना चाहिए, या एसिड बेस भी अगर उसकी बेहतर हो तो वो उनको टेंडर में कंसिडर कर लेती है गवर्नमेंट? अब ये गवर्नमेंट उसमें भी एक्सेप्ट कर लेती है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखें। बैलेंस शीट से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी। आप जो रिवैल्यूएशन सरप्लस की बात कर रहे हैं, तो अगर 1 लाख पेड अप कैपिटल और बाकी उनके लास्ट फ्यू इयर्स में इतना प्रॉफिट हुआ है जिससे एसेट्स 1 करोड़ पे चले गए हैं, तो उसकी बेस पे भी वो कर सकती है। राइट, राइट। लेकिन समटाइम्स आपने नोटिस किया होगा कि जो टेंडर्स आते हैं उसमें कोई, क्योंकि एक जो पैरामीटर उन्होंने डिफाइन किया था वो पेड अप कैपिटल होता है मोस्टली, कि एटलीस्ट इतना पेड सर अप कैपिटल हो। हाँ बिल्कुल, देखिए फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, कंपनी का पेड अप कैपिटल ज्यादा हो और उस जी जी पेड अप कैपिटल के बाद वो लॉसेस में जा रही है कंपनी, तो जी बिल्कुल मतलब उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तो ना हुई फिर कुछ, अगर वो लॉसेस में जा रही है कंपनी तो। ट्रू। लेकिन एक वो कहते हैं ना कि कुछ पैरामीटर होते हैं अब इसकी इस तरह एग्जांपल लें कि जो आपके जो शेयर्स होते हैं जो छोटी अमाउंट के होते हैं, वो उनको ज़्यादा लिक्विड कंसिडर किया जाता है। कि 5 रुपए का शेयर्स है जो फेस वैल्यू से कम पे ट्रेड हो रहे होते हैं, उनको हम ज़्यादा लिक्विड शेयर्स कंसिडर करते हैं। और जो मतलब 5,000 रुपये का या 6,000 का, उसको लेस लिक्विड समझते हैं। ठीक है। लेकिन अब डिपेंडेंट तो वो बायर्स पे है, मार्केट में बायर किसके अवेलेबल है। ठीक है। लेकिन एक मार्केट में एक ट्रेंड सेट हो जाता है कि ये जो 5,000 का शेयर है ये लेस लिक्विड है, कि मतलब इजी टू सेल नहीं है। ठीक है। और जो 5 रुपए का शेयर है वो इजी टू सेल है। लेकिन अ, जो क्राइटेरिया है वो डिपेंडेंट किस पे है, वो नंबर ऑफ बायर्स पे है कि मार्केट में बायर किसके अवेलेबल हैं। तो वो उसकी डिपेंडेंसी के बेस पे लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो डिफरेंट मैकेनिज्म हो सकते हैं कि वो किस तरह एवेल्युएट कर रहे हैं किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को। पेड अप कैपिटल की बेस पे भी कर सकते हैं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन की भी, क्योंकि वो इन डेप्थ उसके एनालिसिस तो नहीं कर रहे होते। सो वो एक पैरामीटर डिफाइन कर लेते हैं कि इस
इस पैरामीटर पे होगी कंपनी तो हम उसको एवेल्युएट करेंगे। हम मैं जरा डिफरेंट एंगल से बात कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि अगर उनकी जो शेयर होल्डर्स इक्विटी इरोड हो जाए, जी लॉसेस जी में है, तो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स इक्विटी बिल्कुल इरोड होगी। बिल्कुल जब वो उसको इरोड हो गई तो उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तो कुछ नहीं है। मतलब आप एक कंपनी है, उसके एक्यूमुलेटेड लॉसेस अगर फर्स्ट करें 1 लाख का उसका पेड अप है, बिल्कुल और उसके और ऑथराइज्ड भी इतना है, और उसके जो लॉस एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो 1 बिलियन है या बिल्कुल ट्रू 100 मिलियन है, तो डेफिनेटली उसको तो शायद कंसिडर ना करें फॉर टेंडर पर्पसेस। देर कुड बी अदर पैरामीटर्स एज वेल, जिस तरह पेड अप कैपिटल का एक पैरामीटर हो सकता है, तो उसके साथ फॉर एग्जांपल ये भी एक रिक्वायरमेंट हो सकती है ना कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। जिस तरह आपने बड़ी अच्छी तरह से ये पॉइंट बहुत अच्छा आपने रेज किया कि अगर एक कंपनी का पेड अप कैपिटल तो अच्छा खासा है, लेकिन कंपनी जा ही लॉसेस में रही है, तो अब उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तो नहीं होगी। तो इसी तरह इन पर्टिकुलर सिनेरियोज के अंदर कुछ और अदर पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल। वो जैसे इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर होती है, देखें आपकी डेट टू इक्विटी रेशियो मैटर करती है फिर कि आप किस कंपनी के अंदर कितनी डेट फाइनेंसिंग हुई हुई है। अगर 1 लाख है, अब जब भी कोई कंपनी का लॉसेस हुए होंगे तो वो किसी फाइनेंसिंग से तो होंगे ना। वो आपने डेट फाइनेंसिंग की होगी, डायरेक्टर्स ने लोन दिया होगा या सो वो फिर डेट टू इक्विटी रेशियो से भी हम एवेलिएट कर सकते हैं कि इस कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, इससे भी हम फिगर आउट कर सकते हैं। सो सही। डेट तो फाइनेंसिंग भी मैं फिर लिमिटेड होनी जी चाहिए। जी अब जी ये ना हो कि 1 लाख पेड अप कैपिटल है, उसकी 100 मिलियन की डेट फाइनेंसिंग हुई हुई है, तो उसकी डेट टू तो इक्विटी रेशियो तो राइट। आउट हो जाएगी। तो सर टेक अवे जो मैं समझाऊँ ना, वो ये बनता है, जो मेरा मुझे भी ये पॉइंट काफी कंफ्यूज करता था हमेशा कि 1 लाख जी 1 लाख पेड अप कैपिटल के बाद कंपनी अगर मिलियंस में वो उसके एसेट्स भी हैं या उसका रेवेन्यू आ रहा है, तो कैसे जी जी जस्टिफाएबल। आपने बड़ा अच्छा वो उसको रिस्पॉन्स किया। और दूसरे का भी मुझे जवाब मिल गया है कि अगर 1 लाख पेड अप है लेकिन उसकी एसेट बेस अच्छी है, उसके करंट जी जी या फिक्स्ड एसेट्स अच्छी वैल्यू के हैं, तो उसमें भी बिल्कुल डेफिनेटली गवर्नमेंट या कोई भी जो टेंडर इशू कर रहा है वो कंसिडर करेगा उस कंपनी को फाइनेंशियल एग्जैक्टली। जी जी स्ट्रेंथ की बेस पे। जी बिल्कुल बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। सर आपका नाम क्या था? आप क्वेश्चन कर नईम। रहे थे। नईम साहब। नईम। नईम साहब, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे आपके, रियली अप्रिशिएटेड थैंक यू। सर। अच्छा जी, अभी किसी और का सवाल है तो फिर हम आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, अदरवाइज हम सेशन को रैप अप करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को हमारी क्लासेस प्रॉपर इसका आगाज होगा। और मंडे को हम पहली क्लास के अंदर मिलेंगे। आज तो जस्ट एक ओवरव्यू था कोर्स आउटलाइन के अंदर, क्या क्या चीजें हमने कवर करवानी है, उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी और किस तरह से आपको लेके चलेंगे इसके अंदर। तो होपफुली के आउटलाइन के हवाले से तो कम्प्रीहेंसिवली आपको आइडिया होगा, हो गया होगा कि ये आपके लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकती है। तो अगर किसी और का सवाल है तो आप जरूर कर लीजिए, अदरवाइज फिर हम इसको साइन ऑफ। वेल आई गेस किसी और का सवाल नहीं है। थैंक यू सो मच कामरान साहब आपका, और वेलकम। आपने बड़ी तसल्ली के साथ सबके सवालों के जवाब दिए सर। और इंशाल्लाह आपके साथ ये स्टूडेंट जो माशाल्लाह जुड़ने वाले हैं इस सिलसिले के अंदर, उनका एक लर्निंग कर्व जो है वो बहुत अच्छा शार्प होने वाला है और एक बहुत अच्छा एक्सीलेंट एक्सपीरियंस होने जा रहा है। तो इंशाल्लाह मंडे की क्लास में सर मिलते हैं। इंशाल्लाह। सर कुछ आप क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहें तो, अदरवाइज तो हम कंक्लूड करते हैं सर। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मंडे को हम नेक्स्ट क्लास रखेंगे। सो हम टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे। तो आप लोग जिस तरह हम जो चीज़ों को कवर कर रहे हो, लाइक अगर हम कंपनीज को डिस्कस कर रहे हो तो प्रेफर ये कोशिश ये कीजिएगा कि आप कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन करें। जब हम पीएसईबी को डिस्कस करें तो फिर पीएसईबी से रेलेवेंट क्वेश्चन करें, ताकि आपके लिए भी बेनिफिशियल हो और हम अपने टॉपिक पे रह के जितनी ज़्यादा चीज़ें हम कोशिश कर सकें उनको कवर कर सकें। अगर सर हम बहुत अच्छा, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया, बहुत अच्छा पॉइंट आपने जो है वो बताया है। और इसके साथ में थोड़ा सा मैं भी ऐड ऑन करना चाहूंगा, वो यही कि देखिए आपका जो लर्निंग कर्व है वो उस सूरत में शार्प हो सकता है जब आप खुद एक पैशन के साथ इसको सीखने की कोशिश करेंगे, जब आप खुद इंटरेस्ट शो करेंगे, जब आप खुद थ्रस्ट शो करेंगे, ठीक है। तो अदरवाइज स्क्रीन के दूसरी तरफ कामरान साहब को बैठे हुए अंदाजा नहीं होगा कि आप किन चीजों के अंदर जो है वो कंफ्यूज हैं, ठीक है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको अभी तक जिनकी अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर नहीं हो सकी, ठीक है। तो अगर आप इसमें रेलिवेंट क्वेश्चनिंग करेंगे, ठीक है, आप कोई नई प्रेपोजिशंस आपके सामने आती हैं, वो लोग खासकर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके सामने कुछ डिफरेंट
सिनेरियोज वो फेस करते हैं, ठीक है। जब आप वो लोग वो सिनेरियो आप क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे तो ना सिर्फ आपका लर्निंग कर्व शार्प होगा बल्कि आपके बाकी बैचमेट्स को भी जो है वो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और अपार्ट फ्रॉम दिस कि ये सिर्फ इतना नहीं है, फॉर इंस्टेंस कि आप ये 1.5 घंटे की या 1.25 घंटे की एक डेडिकेटेड क्लास जो आपकी है वो आप अटेंड कर लें लाइव, और उसके बाद आप अज्यूम करें कि आपका लर्निंग का बहुत शार्प होगा। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं एंड ऑल दैट, लेकिन चूंकि आप लोग सारे ही माशाल्लाह प्रोफेशनल हैं, आपकी कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स आ जाती हैं, कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है, तो वो कंटिन्यूटी नजर नहीं आ रही होती जो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ऑन द साइड ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपने क्लासेस में तो रेगुलर रहना ही है, लेकिन साथ में आपने ये कोशिश करनी है कि जो आपके पास 5 दिन का गैप है, चूंकि क्लासेस तो हमारी 2 दिन होंगी, उन 5 दिनों के अंदर आप कोशिश करें कि जो आपके इस वीक के 2 लेक्चर हुए हैं आप उनको लाजमी गो थ्रू करें। जब आप उसको दोबारा से रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो देर इज पॉसिबिलिटी कि कुछ चीजें ऐसी निकल के आए जिनके बारे में आपकी क्लैरिटी नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपका, ठीक है। जब वो आप अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे तो फिर आपकी चीजें बहुत अच्छी क्लियर होंगी और आपका लर्निंग कर्व भी शार्प होगा। तो होपफुली के इंशाल्लाह ये पैशन और थ्रस्ट आप लोगों का बरकरार रहेगा, और इसके साथ ही इंशाल्लाह हम अगले मंडे को मिलते हैं पहली क्लास के अंदर। टिल देन अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।